हाँ बच्चों, देखिए जेईई एडवांस का जो पेपर फर्स्ट था उसके सॉल्यूशन पर अपन चल रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे सॉल्यूशन पर चलते बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा, हालांकि ये मिक्स्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ से किसी बॉल को रिलीज किया जा रहा है और बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बच्चों आपको यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है, फ्रिक्शन आपको दे नहीं रखा है, एनर्जी का लॉस होगा नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। स्टूडेंट्स यदि आप इसको अप्लाई करोगे तो बड़ा आसान सा यहाँ की वेलोसिटी आपके पास अंडर रूट 2 GH आ जाएगी। होप ये बात समझ में आती हो। और वेलोसिटी बेटा जो रूट 2 GH आई है वो इस डायरेक्शन में आई है और इस डायरेक्शन को एक्स लिख रखा है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पर बेटा जी एक्स कैप लगा दीजिए। दैट इज करेक्ट। होप मेरी बात समझ में आ रही हो। ऑप्शन अपन बाद में देखेंगे, एक बार ये ब्रॉड साइज है फिर अपन ऊपर कर लेंगे ना। तो ये अपने पास में वेलोसिटी आ चुकी है। इसके बाद में सेकंड देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को इस थीटा का आइडिया पूछा है, तो इस थीटा से पहले पहले तो अपन ये डी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने बच्चों को लग रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये डी कैलकुलेट करना कतई कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बेटा जी यहाँ से आने का टाइम पता है, इस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन तो है नहीं, तो बिल्कुल सिंपल। यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ के टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। बताओ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो आपके पास कितनी है, अंडर रूट 2 GH है। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, बताओ यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रूट 2H/g। डायरेक्ट याद रखते हैं, यदि ऐसा नहीं रखते हैं तो सेकंड इक्वेशन बाई डायरेक्शन में लगा लो, क्या ही दिक्कत है। यदि आप कंसेप्चुअली करना चाहते हैं तो अंडर रूट 2, लेकिन बेटा जी एच देखिए हाइट आपके लिए ये वाली आपको 3H दे रखी है, तो आप यहाँ 3H लिख दीजिए डिवाइड बाई जी। कितने बच्चों को लग रहा है इसको सोल्व करेंगे तो ये डी तो अपने पास रूट 12H आ रहा है बेटा। कैसे आया देखो, रूट जी कैंसिल हो गया, इसको सोल्व कर लो, रूट 12H आ गया। तो इस डी की वैल्यू मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा जी, रूट 12H आ रही है। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद में सेकंड देखिए, ये रूट 12H आने के बाद में अपने को ये एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। एक बार ध्यान देना बेटा, ये थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है, जब ये यहाँ टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। बेटा जी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेंगे जी, एक तो वी लेंगे और एक आपके पास वी आएगा। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं साथ के साथ, मेरे को लग रहा है कि जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रूट 2GH ही रहनी है बेटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। बोलो बेटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या आना जी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपको बदला है v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालेंगे तो जीटी हो जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो माइनस है बेटा, जी इंटू टी। टी बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम, टाइम आपको पता ही है, रूट 2H/g करेंगे, ये वाला टाइम अपन ने जो निकाल रखा है रूट 6H/g हो जाएगा। रूट 6H/g करेंगे तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपके पास रूट 6GH आ गई। तो बेटा ये वाई कंपोनेंट भी आ गया, ये एक्स कंपोनेंट भी आ गया, बड़े आराम से अपन एंगल थीटा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जी ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा आएगा, देख पा रहे हैं ना, ये एंगल थीटा है। चलो मैं इधर बना देता हूँ अलग से, ये बेटा आपके पास में Vx है, ये बेटा जी आपके पास में Vy है, और ये मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये आपके पास में थीटा है। तो होप आप समझ रहे हैं कि ये भी थीटा है, और बड़े आराम से यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। बताओ थीटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा क्या आएगा आपके पास, क्या इसको ऊपर कर सकते हैं अपन सर? अच्छा अच्छा, वो डेटा रप हो गया, वो वापस नहीं आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो मैं लिख देता हूँ, डी की वैल्यू अपने पास में आई थी, डी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, अंडर रूट 12H आई थी, बिल्कुल अंडर रूट 12H। रूट से सॉरी रूट से बाहर था भाई ये एच, एक मिनट रुकना। डी की वैल्यू आपके पास आई बेटा अंडर रूट 12 और एच इससे बाहर था, पता है ना आपको, ऐसे तो डायमेंशनल ही करेक्ट नहीं होगा अंडर रूट में, तो पता है ना। अब अपने पास ये वेलोसिटी का बेटा जी ये वाई कंपोनेंट भी आ चुका था, ये एक्स कंपोनेंट भी वेलोसिटी का आ चुका था, ये एंगल अपन ये थीटा निकाल रहे थे। बताओ टेन थीटा की वैल्यू बड़े आराम से आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास में Vy/Vx बनेगा। Vy अपने पास में कितना आया था बताओ, पिछली स्लाइड में मैंने बताया वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपके पास शायद रूट 6GH आई थी, तो ये आप रूट 6GH कर ले बेटा, रूट 6GH थीटा के सामने वाला ये, और वेलोसिटी यहाँ पर आप करोगे तो ये आपके पास रूट 2GH आई बेटा, आप ये रूट 2GH कर लें। आप इसको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली टेन थीटा आपके पास यहाँ रूट 3 के बराबर आ रहा है। होप आपको पता चला हो कि थीटा की वैल्यू तो डेफिनेटली 60 डिग्री के बराबर आ रही है। थीटा 60 डिग्री देखिए, सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। यू नॉट वेलोसिटी मैंने बताया था एक्स डायरेक्शन में आएगी, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बेटा इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना था, इसमें जो डायरेक्शन है ना एक्स कैप माइनस जेड कैप, इसको अच्छे से देखो आप। एक्स कैप माइनस जेड कैप देखो, वेलोसिटी का अपन कंपोनेंट लेंगे तो डेफिनेटली अपने को ये वी वेक्टर लिख रहा है, इसकी बात कर रहा है।
और इस वी वेक्टर के बारे में आपको पता है बेटा जी कि ये वाला कंपोनेंट आएगा वो डेफिनेटली एक्स कैप की डायरेक्शन में आएगा, ये वाला डेफिनेटली जेड कैप की डायरेक्शन में आएगा। तो वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड हो ये तो डेफिनेटली बेटा एक्स कैप प्लस जेड कैप में आंसर जाने वाला है। तो एक्स कैप प्लस जेड कैप नहीं था, माइनस जेड कैप है, तो डेफिनेटली ये तो गलत हो गया डायरेक्शन के कारण। अब हमें डी और एच का रेशियो निकालना है, और डी एच के रेशियो के लिए देखो मैं इस वाले को एक बार छोटा सा रब कर लेता हूँ। ये तो आपके पास में डी है, ये एच है, और एच से पहले आपको यहाँ पर जो कोलिजन करवा रहा है ना उसको इलास्टिक कोलिजन नहीं है बेटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है हमें 1/√3 है, तो बड़े आराम से अपन इसके लिए सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार इसको छोटा सा रब कर देता हूँ। ये लीजिए, कितने बच्चों को ये लगा कि ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपने पास √6gh आया, और ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट अपने पास में √2gh आया। यदि इलास्टिक कोलिजन है तो x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है, अपन ने बड़े आराम से कंसेप्ट पढ़ रखा है, केवल y कंपोनेंट e टाइम्स हो जाता है। y कंपोनेंट e टाइम्स होगा तो बेटा जी 1/√3 दे रखा में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको √6gh से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे को लग रहा है ये अगेन √2gh ही आएगा। अच्छा बच्चा समझ जाएगा कि ये √2gh है, ये भी √2gh है, तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी तो 45 डिग्री के एंगल पर जाने वाली है, ये सुनो। और यदि ये 45 डिग्री के एंगल पर जाने वाली है, ये h1 हमें निकालना है। बताओ h1 हाइट, मैक्सिमम हाइट है इसकी कोलिजन के बाद में जो प्रोजेक्टाइल हुआ है उसकी मैक्सिमम हाइट थी h1। इज इट क्लियर? तो h1 बताओ आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी y डायरेक्शन का स्क्वायर अपॉन 2g, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो वही आपके पास 2gh बनेगा डिवाइड बाय 2g, यू नो 2g से 2g कैंसिल बेटा जी, h आएगा। आज ये आएगा नहीं आएगा? h आ गया तो आप बड़े आराम से d/h की वैल्यू निकाल सकते थे, d/h1 की वैल्यू। ये h1 था आपके, d/h1 बोलो, d कितना आया था याद है आपको? d कितना आया था अपने पास में? √12, h अंडर से बाहर था, और ये अपने पास में h आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 2√3 आएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन ऑल्सो करेक्ट। ये डायरेक्शन के कारण बेटा जी रॉन्ग हो गया। और वैसे भी आप मैग्नीट्यूड भी देखते तो बेटा ये समझ रहे हो ना, √2gh, तो ये तो v है, तो ये तो √2v आएगा मैग्नीट्यूड में, पता है ना आपको। तो ये ऑप्शन आपके पास में गलत था, ये वाला। ये तीन ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? हाँ तो सर सेकंड क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। हाँ ऑप्टिक्स से, यस। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास दो प्रिज्म हैं, और उस प्रिज्म में एक ब्लू लाइट है और एक है रेड लाइट। ठीक, अब ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि ब्लू लाइट पोलराइज्ड है और उसका कोई भी हिस्सा रिफ्लेक्शन में नहीं जाता है, और उसका जो डेल्टा है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, अगर याद हो तो I + E - A, ये होता है डेविएशन का फॉर्मूला किसी भी एंगल के लिए। और दूसरे वाले केस में दे रखा है रेड लाइट के लिए। हमें दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन करना है, और प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और वो ब्लू कलर वाले के लिए है। तो जब आपके पास ये बोल दिया कि पोलराइज्ड लाइट है और कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो हम ब्रेविस्टर एंगल लगा के इसका 10 जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो वो निकालेंगे तो वो आएगा म्यू के इक्वल, और यहाँ से IP जो है वो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी जो I जो एंगल है वो 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से ये भी 60 है और ये भी 60 निकला, और ये E - A है, तो यहाँ से E और A क्या आ गए? इक्वल आ गए एक दूसरे के। यानी जो प्रिज्म का एंगल है वही एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा, जो हमें लास्ट में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो E और ये जो A आएगा इसका, और वो जो E आएगा यहाँ से, वो दोनों बराबर आएंगे। अब अपने से पूछा है कि ब्लू लाइट का सॉरी द एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 45 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इस वाले को हम सबसे पहले करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी क्लिक हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर हम अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ में पहले I लिखेंगे तो साइन I तो 60 हो जाएगा, और चूंकि हवा में बन रहा है तो इसलिए 1 लिख देंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, अंदर R बनेगा तो मान लेते हैं साइन R1, यहाँ वाला जो एंगल बनता है उस वाले को मैं R1 बोल दूं, और अंदर वाले का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो √3 दे रखा है। तो यहाँ से साइन 60 √3/2 आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो साइन R1 की वैल्यू हाफ आएगी, यानी यहाँ से R1 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि साइन R1 की वैल्यू हाफ है तो R1 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी और एक और बात, जब जहाँ पे एक एंगल और बनता है यहाँ पे R2, तो R1 + R2 प्रिज्म के लिए क्या होता है? प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। तो यानी यहाँ से R2 जो बना है वो बन गया A - R1, एंड दैट इज A - 30। ये R2 बन गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि ये जब इमर्जेंट कर रही है उस समय भी हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, तो इसलिए स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ एक बार के लिए। तो अभी तक मैं मेरे पास पहुंच चुका हूं कि ये वाला एंगल है वो A - 30 है, तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इसके लिए मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे इमरजेंट टाइम में। तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो √3 है और अंदर जो एंगल बन रहा है वो R2 और R2 है A-30 और इक्वल टू बाहर एयर है और जो एंगल बन रहा है वो उसमें क्या लिखूंगा उसे साइन बाहर की तरफ है वो है E इक्वल टू, ठीक है 1 - E ठीक कर रहे हैं। अब इसको साइन E यस, तो अब इसको खोल देते हैं √3 तो ये बन गया साइन A cos 30 साइन A cos B तो cos B की जगह मैं सीधा लिख देता हूं √3/2 माइनस cos A तो cos A तो हो जाएगा cos A और साइन 30 की वैल्यू होगी √3/2 इक्वल टू साइन E। चूंकि E और A बराबर आया था तो इसलिए इस E को क्या लिख सकता हूं मैं A लिख सकता हूं यहां से। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 की जगह 3 तो 3/2 साइन A माइनस √3/2 cos A और इक्वल टू साइन ए। ये डेढ़ साइन ए वो एक है तो इधर आएगा तो आधा बचेगा तो हाफ साइन ए इक्वल टू ये यहां चला जाएगा तो √3/2 cos ए और 2 ने 2 को मार दिया तो साइन ए अपन cos ए tan ए यानी tan ए √3 आएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री यानी प्रिज्म एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा जो कि इसमें दूसरा ऑप्शन क्या कर देगा गलत दे देगा। अब प्रिज्म एंगल ही ई के बराबर था इसलिए आखिरी ऑप्शन सही हो गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन द एयर इज 60 डिग्री तो डी ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें लाल रंग का हमें क्या पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है और इसने इंफॉर्मेशन दी है कि रेड कलर के लिए लैम्डा मिनिमम वो 30 डिग्री है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम रेड कलर के लिए। इसको मैं वापस रब कर रहा हूं तो किसी भी कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब मेरे पास सारी की सारी चीजें हैं तो ये तो बचेगा 60 है तो 30 यानी हाफ नीचे तो हाफ है। अच्छा ऊपर है 60 और 30 90 और 2 45 तो 1/√2 तो ये ले दे के वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है इसका सही ऑप्शन है। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेंगे करेक्ट रहेंगे। देखो बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अब मन इसको ठीक ही क्वेश्चन बोलेंगे। क्वेश्चन देखिए इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर C इज इनिशियली अनचार्ज। कैपेसिटर के बारे में कह रखा है कि t=0 टाइम पर इसके पास कोई चार्ज नहीं है, क्लियर। एंड की इज ओपन, इनिशियली ये की है ये आपकी ओपन है। ओपन होने का मतलब सर्किट में इस वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर इनिशियली। इन दिस कंडीशन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर बेटा जी ये रहा और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब 1 एम्पियर का करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। आइडिया वैसे तो अपन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा काम है। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और सर्किट में दो बेटा बैटरी या सेल आप मान सकते हो कनेक्टेड है। ये 15 वोल्ट का है 5 वोल्ट का है। ऑब्वियस फैक्ट है ये डोमिनेंट बैटरी है तो करंट तो कुछ यूं जाने वाला है बेटा जी। ये करंट की डायरेक्शन होने वाली है। ये करंट आपको दे रखा है 1 एम्पियर। होप मेरी बात समझ में आ रही हो। करंट की डायरेक्शन का थोड़ा सा स्पेशली आपको ध्यान रखना था। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, द की इज क्लोज्ड एट t=t0 टाइम। कुछ टाइम के बाद में t=t0 टाइम पर बेटा जी इस की को क्लोज किया जा रहा है। की को क्लोज करते ही आपको पता है सर्किट में कैपेसिटर भी कनेक्ट हो जाएगा। और तो आपको ये मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन है तो ऑप्शंस में e⁻⁻1 कहीं बनती है तो 0.36 अपने को यूज लेना है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन देखिए द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 3 ओम। अपने को इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए जी कैसे R की वैल्यू कैलकुलेट करें। मैं एक काम करता हूँ यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ। रेफरेंस अपन ने इधर 0 मान लिया। यदि यहाँ का 0 है तो बताओ ये माइनस है ये प्लस है तो आपको पता है यहाँ का डेफिनेटली प्लस का 5 वोल्ट बनेगा। और यहाँ का बेटा जी आपके पास प्लस का 5 वोल्ट बनेगा। आपको पता नहीं यहाँ का प्लस का 5 वोल्ट है। ये 1 एम्पियर करंट है और 1 ओम रेजिस्टेंस है। 1 एम्पियर करंट और 1 ओम रेजिस्टेंस तो आप सोच ही पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना वो डेफिनेटली V=IR से 1 वोल्ट होगा। समझ रहे ना। V तो निकालना है, IR करेंगे तो R तो 1 ओम है और करंट 1 एम्पियर है। बट देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर का पोटेंशियल हाई होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ रहे हो ना बात को। तो ये 1 वोल्ट जो ड्रॉप हुआ है इसके कारण ये 5 वोल्ट है तो डेफिनेटली ये 6 वोल्ट आपके पास बन जाएगा। ये 6 वोल्ट है ये 0 है तो डेफिनेटली बेटा सर्किट में ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 6 वोल्ट है। सबसे पहले तो देखिए अपने को ये वाले में ध्यान से देखिए ये 6 वोल्ट है ये 0 है तो ये करंट निकालना अपने लिए बिल्कुल आसान हो गया। बताओ 3 ओम रेजिस्टर से कितना करंट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम है। डायरेक्टली आपके पास बेटा ये तो 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो 3 ओम से बेटा जी 2 एम्पियर करंट आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए फॉर t = t0
द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। बिल्कुल सही है, क्योंकि टी लेस देन टी नोट की बात करें तो बताओ ये की आपकी ये ओपन है कि क्लोज है? ओपन है, इससे कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, और इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सर्किट को करंट नहीं फ्लो होने के कारण मैंने पूरे को सोल्व कर दिया। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ आपके पास 2 एम्पियर आंसर आ गया, बिल्कुल इस I1 का आंसर 2 एम्पियर आएगा। सो स्टूडेंट दिस इज करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको पता है किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल होता है, जंक्शन रूल से अपन करंट निकालेंगे। आपके पास यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर, तो डेफिनेटली इधर से करंट 3 एम्पियर आया। ये करंट स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में आपके पास 3 एम्पियर है, और ये 3 एम्पियर करंट है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने को पता है, यहाँ का 15 वोल्ट है और यहाँ का 6 वोल्ट है, तो इस रजिस्टर पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 9 वोल्ट and students current is 3 ampere. What about the resistance? Resistance definitely from Ohm's law 9/3. What will be the answer? 3 ohm. तो चेक कीजिए, देखिए कि क्या 3 ohm ही दिया है क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज 3 ohm। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हुआ, सेकंड भी करेक्ट हुआ। चलो थोड़ा सा, फॉर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम, और ये t इक्वल्स टू t नॉट, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, और ये इनफाइनाइट स्टेज। आप इनफाइनाइट पर क्या होता है आपको पता ही है, इनफाइनाइट पर आपको पता ही है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज हो गया तो बेटा इससे फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा इस ब्रांच से। अगेन आपको पता है फुल्ली चार्ज हो गया उस टाइम में इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट। करंट इसमें है नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया, तो बताओ इसका चार्ज निकालना तो कहाँ कोई मुश्किल बात है। स्टूडेंट्स चार्ज आपके कैपेसिटर पर आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV। बताओ चार्ज हमें निकालना है, C कितना दिया जी 2 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना दिया जी आपको? V आपको दिया है बेटा जी 6 वोल्ट। तो ये मेरे हिसाब से 12 माइक्रोकूलम आपके पास आंसर। तो ये T टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए 12 माइक्रोकूलम चार्ज भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ, थर्ड भी। अब अपन ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन नंबर थर्ड पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड पर देखिए क्या कह रहा है कि टी नोट प्लस 7.2, यानी कि किसी इंटरमीडिएट स्टेज की बात कर रहा है, की को क्लोज करने के 7.2 माइक्रोसेकंड के बाद में अगला पूछना चाह रहा है कि बताओ करंट कैपेसिटर में से कितना होगा इस कैपेसिटर का करंट। आपको पता है इस स्टेज में अपन करंट बड़े आराम से जानते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, और करंट देखिए अपने पास सीन ये बन चुका है बेटा जी, इस आर की वैल्यू अपने पास 3 ओम आ चुकी है, इधर करंट अपने पास 1 एम्पियर था, इधर आपके पास करंट 3 एम्पियर था, इधर आपके पास करंट 2 एम्पियर था, और किसी स्टेज के लिए हमने कैपेसिटर में पढ़ रखा है कि जो करंट होता है वो आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होता है, पता है ना आपको? तो ये आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी को सोल्व करने के लिए पहले तो अपने को सर्किट सोल्व करना पड़ेगा, और सर्किट के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इस सर्किट को देखो सोल्व करके और फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करता हूँ। इस सर्किट को सोल्व करना बिल्कुल आसान, आपको पता है ये एक बैटरी, ये दो बैटरी, तीसरी जगह नहीं दे रखी है तो आप 0 वोल्ट की मान लो, क्या ही दिक्कत है, 0 वोल्ट की मान लो। ये 3 सेल आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और इनके रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम, 3 ओम और 3 ओम और 1 ओम दे रखे हैं। तो बताओ इसके लिए सोल्व करना इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला सर्किट अपने को पता है ही, अपन इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं। बताओ कंसेप्ट बोलो, इक्विवेलेंट ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? ये आपको पता होता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ सर E1/R1 E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। होप मेरी बात समझ में आ रही हो? तो E इक्विवेलेंट आपके पास में आएगा, देखिए जी वैल्यू आपके पास E3 तो 0 है, ये वाला E3 तो ईएमएफ इसका तो 0 है, तो इसको तो निपटाओ, ये तो गया, ये तो 0 हो गया। E1/R1, E1 कितना दिया जी आपको 15। वैसे आप समझ रहे हो ना, इसको 15 ले रहा हूं मैं, इसमें और आपको पता है पोलैरिटी चेंज है नहीं, तो कहीं भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं, सभी में प्लस साइन है, काम चल जाएगा। R1 बोलिए जी, इसका R1 अपने पास 3 दे रखा है बेटा। E2 बोलो कितना दे रखा है आपको 5, R2 कितना दे रखा है 1, और E3 आपको बेटा जी 0 दे रखा है, तो ये तो 0 हो गया अपने पास में। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपके पास आ गया। R1 3 है बेटा, R2 आपके पास 1 है, और 1/, ये 3 हो गया। बताओ इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, 3 5 या 15 15 30 10 10, तो ये हो गया बेटा जी ऊपर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 1/3 1/3 2/3 प्लस 1, मेरे को लग रहा है 5/3 हो गया, और 5/3 लिखोगे तो बेटा जी ये इक्विवेलेंट 6 वोल्ट आ गया। कुल मिला के हम इक्विवेलेंट ईएमएफ तो निकाल चुके हैं, होप मेरी बात समझ में आई हो?
अब बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ इस सर्किट का निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इसे 113 का हम निकाल सकते हैं, 311 का। बताओ 3 का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट करेंगे अपन, तो 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3। इसको अभी अभी सोल्व किया था हमने, कितना आया था बताओ, 2/3 प्लस 1 5/3 हुआ था, 5/3। तो बताओ उल्टा करेंगे बेटा जी आर इक्विवेलेंट के लिए, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास 3/5 आ गया। और मेरी बात समझ में आई हो? अब बताओ इस सर्किट का मैं सिंप्लीफाइड सर्किट लिखना चाहूं तो आर इक्विवेलेंट तो 3/5 याद रखो, और इक्विवेलेंट ईएमएफ आपके लिए 6 वोल्ट याद रखो। बाकी सब मैं इनको रब कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो ये लीजिए जी, इसका इक्विवेलेंट अपने पास में आ गया है, ये सर्किट बना दिया मैंने। इक्विवेलेंट ईएमएफ तो 6 वोल्ट है, और इसका ये रेजिस्टेंस अपने पास शायद 3/5 आया था, क्यों जी 3/5 ओम आया था। और इसके अलावा बेटा जी ध्यान दें, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट मैंने डिजाइन कर दिया, ये वाला तो ऊपर का पोर्शन, नीचे बताओ की क्लॉज थी, और ये आपके पास कैपेसिटर, और कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दे रखा है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको 2 माइक्रो फैराड दे रखा है। होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया है। इसमें भी अपन, आपको पता है ना, ये लगाते हैं अपन I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस T/RC। इसमें ये R इक्विवेलेंट होता है, आपको पता है ना, आरसी सर्किट का R इक्विवेलेंट इंटू सी टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये आप अलग से निकाल लीजिए, वैसे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। R इक्विवेलेंट निकालना कहाँ मुश्किल है बताओ, ये 3/5 है, ये 3 है, नाउ बोथ आर इन सीरीज। बताओ 3/5 और 3 सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। मेरे को क्यों लग रहा है ये तो 18/5 ओम आ जाएगा आपके पास R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट है, इंटू सी और करना बेटा जी, ध्यान रखना, ये R इक्विवेलेंट आया, इसको C से मल्टीप्लाई कर लेंगे कैपेसिटेंस से। होप मेरी बात समझ में आ रही हो। और आई नोट आपको निकालना होता है, आई नोट समझ रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, पीक वैल्यू कितनी आएगी। तो बताओ आई नोट की वैल्यू बताओ। आई नोट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ईएमएफ तो आ गया आपके पास 6 वोल्ट, और V अपॉन आर इक्विवेलेंट निकल लगा दो। बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आया था अपने पास में, 18/5 आया था। ये लीजिए जी 18/5 आ गया। मैं इस V को वोल्ट को एक बार हटा देता हूँ, ये लो, चलो इसको पूरे को ही हटा देते हैं। बताओ 6/, अपने पास कितना आ गया था बताओ, आर इक्विवेलेंट 18/5, ये 18/5 आ गया। तो मेरे को क्यों लग रहा है ये 5/3 आ जाएगा अपने पास आई नोट की वैल्यू। आई नोट की वैल्यू रख देंगे तो बेटा आपके पास ये 5/3 ई की पावर माइनस टी। आपको पता नहीं टाइम कितना दिया है, कितने टाइम के बाद में, स्विच को क्लोज करने के कितने टाइम के बाद में ऐसा हो रहा है, बताओ कितने टाइम के बाद में हो रहा है, 7.2 माइक्रो सेकेंड। तो ये 7.2 माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट अभी अभी निकाला हमने, 18/5 आया, और इंटू सी की वैल्यू अपने पास 2 × 10⁻⁻6 आई। ये सब एक्सपोनेंशियल पावर में चल रहा है, 10⁻⁻6 से निपटा दिया मैंने। ये निपटाने के बाद में बेटा जी आप इससे, मेरे को लग रहा है 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो ये 0.2 जाएगा मेरे हिसाब से, 0.2 5 जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो 5/3 e की पावर -1, 5/3 e की पावर -1, और e की पावर -1 हमें 0.36 दे रखा है। तो चलो इसको निपटाते हैं, 5/3 × 0.36, फाइनली दिस विल बी द आंसर। तो ये आंसर सोल्व करोगे तो मेरे को क्यों लग रहा है ये इससे करेंगे तो 0.12 आ गया, 12 पंजे 60, और 60 में भी 0.6 ही आ गया भाई, 0.60 एम्पियर करंट आ रहा है। क्या ये दिया क्या, देखिए क्या दिया है, टी नोट 7/2 माइक 7.2 करंट इन द 0.6 एम्पियर, बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों इसके तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। होप मेरी बात समझ में आई हो आपको, चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। अच्छा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है कोलिजन, यस, सेंटर ऑफ मास से है। ध्यान दे, इसके ऊपर लिखा है कि एक हमारे पास रोड है जिसकी लेंथ है 0.2 मीटर, और एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस पे रखी हुई है। तो ध्यान से देखें तो हमारे पास ऐसी रोड है जिसको यहाँ पाइवोट कर रखा है, और इसकी लेंथ दे रखी है 0.2 और m दे रखा है 1, और इसके सेंटर वाले पॉइंट की डायरेक्शन में एक छोटा पार्टिकल आ रहा है मास m, जो क्या कर रहा है, इसके साथ कोलिजन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में सेपरेशन और अप्रोच सेम रखेंगे, रिलेटिव रफ्तार। और फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाला पार्टिकल टकराने के बाद में नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये घूमने लग जाएगा ऐसे ओमेगा, और हमें ओमेगा और वी की वैल्यू पूछी है, मतलब दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन आएंगी। तो हमें पता है एक इक्वेशन तो ई की लगा लेंगे,
तो ई की इक्वेशन लगाते हैं हम, ई की वैल्यू 1 है वैसे तो जब टक्कर हुई नहीं थी तो ये 5 से आ रहा था, तो अप्रोच वाली वेलोसिटी जो है वो 5 फिर उसकी 0 थी, तो 5 माइनस 0। अच्छा, अब जब दूर जाएंगे तो टक्कर के बाद में ये जाएगा ऊपर की तरफ और ये जाएगा नीचे, तो ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ओमेगा से घूम रहा है और इसकी सेंटर से दूरी l/2 है, तो ये हो जाएगी ओमेगा l/2 प्लस नीचे वाली कैसे जाएगी v से, तो ओमेगा l/2 प्लस v अपॉन 5 माइनस 0। यहां से मैं इस इक्वेशन को अगर ढंग से लिखूं तो l/2 की वैल्यू होगी 0.1, यानी ओमेगा 0.1 को फिर मैं लिख दूंगा 10 प्लस v और इक्वल टू 5। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई ओमेगा और v में। इस इक्वेशन को मैं याद रखूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा बाई 10 प्लस v दैट शुड बी इक्वल टू 5। अब मैं इसको रब करता हूँ। दूसरी इक्वेशन किसकी बनाएंगे अपन? दूसरी इक्वेशन हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की रहेगी। दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इस पॉइंट के, हिंज पॉइंट के अबाउट। तो ये वाला पॉइंट ऐसे आ रहा था, तो इस पॉइंट के अबाउट ये दूरी l/2 है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m तो उसका 0.1 और v उसकी 5 है और r कितनी l/2, तो l/2 का आधा हो जाएगा 0.1 और ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? m क्रॉस v, तो क्रॉस डॉट में आ रहा है तो ये डॉट हो गया इक्वल टू। अब टकराने के बाद में दोनों चल रहे हैं और चूंकि ये रिजिड बॉडी है पूरी घूम रही है तो इसके लिए मैं लिख दूंगा आई ओमेगा और इसका ओमेगा ऊपर की तरफ होगा तो ये भी क्रॉस डायरेक्शन में डॉट में आएगा और ये वाला नीचे की तरफ आएगा तो ये माइनस लिख देंगे अपन। m तो इसका 0.1 है और v तो निकालना है इंटू r एक बार के लिए वही रहेगी तो 0.1। अब इस वाली चीज को इधर लेके आएंगे हम तो 0.1 का होल स्क्वायर दोनों में मिलेगा तो 5 प्लस v बच जाएगा और 0.1 का होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई क्या लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट ml²/3। तो m कितना है इसका? m तो 1 है। l स्क्वायर कितना है? l स्क्वायर है 0.2 का होल स्क्वायर और 3 और ओमेगा। अब लॉजिकली देखें तो ये वाली चीज इसको 2 टाइम काटेगी, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 5 प्लस v दैट इक्वल टू 4 ओमेगा बाई 3। यहां से v और ओमेगा में एक रिलेशन हो रहेगा और ये भी 5 के इक्वल रखा जा सकता है, इस v को यहां रख दो माइनस v। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हो, v और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी और इसका आंसर 6.98 वाला आता है। तो आप इसे टाइम बचाने के लिए कैलकुलेट नहीं करें और ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कैपेसिटर से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक्चुअली में हमें कैपेसिटेंस पूछी गई है। ये एक सिस्टम है जिसकी ये वाली लेंथ 50 है, ये वाली भी 50 है और ये वाली 5 दे रखी है और इसमें बोला है कि बेस जो है वो 50 × 5 और हाइट उसकी इतनी दे रखी है शोन इन द फिगर और इसके पास दो पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स है, ये वाली वॉल और एक इसके पीछे वाली वॉल है, दोनों इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वॉल्स है और इनका एरिया 50 और 50 का दे रखा है। रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग, ये वाली जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, इनको कंसिडर नहीं करना है कंडक्शन में। द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मतलब ये जो लिक्विड है ना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा k, वो कितना दे रखा 3। लेकिन उसमें एक बात हो रहा है, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब dv/dt वॉल्यूम पर सेकंड कितना आ रहा है इसके अंदर, वो आ रहा है 250 सेंटीमीटर आ रहा है। ये आपको नीचे से इसमें भरता जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। तो कहता है 10 सेकंड के ऊपर कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस, तो मुझे पता है कि 10 सेकंड में इसमें कुछ हिस्से में वॉल्यूम भर दिया जाएगा, किसका? पानी का, जो भी लिक्विड है उसका। तो हमारे पास रियलिटी में अब इधर अगर इसका टॉप व्यू देखने की कोशिश करो, फ्रंट व्यू, तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि कुछ हिस्से में तो लिक्विड आ जाएगा और कुछ हिस्से में एयर रहेगी। तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट, अब ये ध्यान से देखो तो दो कैपेसिटर बन गए पैरेलल में, तो दोनों की सी निकाल के हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बताओ 10 सेकंड में पूछा है, तो जब आप इसको 250 पर सेकंड भेज रहे हो तो 10 सेकंड में कितना वॉल्यूम भर दोगे आप इसमें? 250 × 10, ये वॉल्यूम आप भर चुके होगे। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल है? तो बेस का एरिया कितना है? बेस का एरिया है 50 × 5 और फिर ऊंचाई कितनी आ जाएगी वो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। तो बेस का एरिया तो हो जाएगा 50 × 5 और इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम एट 10 सेकंड। तो ये हाइट h कर लो, तो यहां से ये मुझे लग रहा है h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 250, तो मुझे लगा 10 सेकंड, यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी ये। इसका मतलब ये पूरा कैपेसिटर जो है ना उसमें ये वाला जो चीज है ये 10 होगा और ऊपर वाला कितना बच जाएगा? फिर 40 बच जाएगा। तो हमारे पास दो कैपेसिटर बच गए। अब जो बहुत सिंपल है, ऊपर 40 में हवा है और 10 में लिक्विड है। ठीक है, एक बार वापस मैं रब करके बहुत सिंपल करता हूँ, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल। ये कैपेसिटर है, इसमें ये वाली जो है ये तो 10 है, तो ये कैपेसिटर है ये वाला, और ये वाली C1, तो ध्यान से देखना C1 कितनी होगी? A ε0/d और A कितना होगा इसका? A ध्यान से देखें तो ये वाला तो 50 है ही है, ये 40 है, तो एरिया हो जाएगा 50 × 40 और चूंकि सेंटीमीटर में चल रहा है इसलिए 10⁻⁴ लगा लेंगे और नीचे d भी सेंटीमीटर में है
तो इसका मतलब है ऊपर बचेगा 10⁻²। और डी क्या है, डी सब में 5 सेंटीमीटर आएगा तो 5, और इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें दे रखी है, एक बार मैं एप्सिलॉन नॉट ही लिख लेता हूं इसे। तो यहां से मेरे पास आएगा 50 × 40, तो ये 2 और कट गई इसकी इससे, तो 5 और 20 और 5, ये 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। 5 × 20, ठीक है, तो 20/5, तो 4 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बचा दूसरे वाला, इस वाले की सी और निकालेंगे। इस वाले सी में क्या लोचा है, कुछ लोचा नहीं है, जो कैपेसिटेंस है ना उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्यों कर देंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है। तो वो जो C2 आएगी वो आएगी A∈0/D × K, और उसका जो एरिया निकालेंगे वो एरिया हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ा हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ा हुआ है, तो इसका जो एरिया निकलेगा ना वो एरिया आएगा इसका 50 × 10, और इसका एप्सिलॉन नॉट रहने देंगे, के को क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और अपॉन डी को क्या लिख देंगे, वही 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहां से आ जाएगी C2। तो C1 और C2 दोनों को हमें फिर चूंकि पैरेलल है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो C1 और C2 को आप ऐड करोगे तो ध्यान देखो, C1 आपकी यहां से आ चुकी है, C2 यहां से, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास 63 पिकोफैरेड जो है वो ऑप्शन आपके पास बचेगा। ये मैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास लेके आ रहा हूं। तो 63 पिकोफैरेड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ध्यान रखना था कि ये वाला जो 10 सेकंड है इस पे अपने को आंसर लेके आना था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपने पास थर्मोडायनेमिक्स से है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या है कि एक मोल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है, और कहां से, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दे रखी है। तो इनिशियल पोजीशन है TA और फाइनल कितनी है V0, सॉरी टेम्परेचर की इनिशियल TA, ठीक है, हाँ फाइनल कितनी है TF, और ये वॉल्यूम कितना है V0। और दूसरा जो मोल है वो एक्सपेंड करता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसकी इनिशियल स्टेट तो ये है, और फाइनल क्या है TF। तो लॉजिकली सोच के देखो तो TB = TF नहीं आएगा क्या, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल है। एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, ठीक। अब मुझे इस वाले से एक टेम्परेचर निकालना है, तो मैं PV की पावर गामा से परिचित हूं कि मेरे पास यही होता है, जनरली याद यही होता है। तो आप इसको P, और चूंकि आपके पास P तो है नहीं, T है, तो आप T में कन्वर्ट करो। तो P को आप क्या लिख सकते हो, P को लिख सकते हैं हम nRT/V, और ये V की पावर गामा दैट इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये बनेगा रिलेशन मेरे पास क्या, T की पावर तो 1 रहेगी और V की पावर हो जाएगी गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस ये रिलेशन भी अपने को याद रखना होता है, नहीं है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप कर दो TI VI वगैरह, तो एक रिलेशन तो याद रखिए, TB = TF है। अब मैं गामा के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए और यही इक्वेशन लगा रहा हूं। तो देखो T इनिशियल कितना है TA, और V इनिशियल कितना है V0, और वो आएगा गामा-1, T फाइनल TF, और V कितना है 5 V0 की पावर गामा-1, V0 की पावर गामा-1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा TA, और इसको छोड़ो T, ये 5 की पावर गामा-1 कर देंगे, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं। अब मैंने पूछा क्या है, TA/TB पूछा है, तो TA/TB पूछा है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो TA/TB आ जाएगा, और ये TB से TF से TF कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 5 की पावर गामा-1, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन के लिए हमारे पास रामकंठ सर वापस एक बार आ रहे हैं, ठीक, ओके। थैंक यू अरविंद सर। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन अरविंद सर करवा रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को अपन देखते हैं, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ऐसे कह रखा है कि 2 सैटेलाइट्स P and Q आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स, 2 अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। मान लीजिए कि मैं ये अर्थ ले लेता हूँ, और ये बेटा जी अर्थ की रेडियस R, और इस अर्थ की रेडियस के बाहर 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स में एक्चुअली 2 सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहे हैं, और जो सैटेलाइट अर्थ के बाहर, इस अर्थ के बाहर रिवॉल्व हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रखा है वो देखिए। हाइट्स ऑफ P and Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर HP and HQ। सैटेलाइट्स P और Q जो दिए हैं उनकी हाइट अर्थ की सरफेस से दी है, ये बात नोट करने लायक थी। अर्थ की सरफेस से हाइट देने का मतलब समझ रहे हो ना, कि यदि आप अर्थ के सेंटर से लोगे तो R+ हाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो अर्थ की सरफेस से मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट P है, तो ये हाइट आपको बेटा जी HP दे रखी है, और ये मान लीजिए कोई सैटेलाइट Q है आपके पास में, ये कोई सैटेलाइट Q है, और इस Q की आपको बेटा जी हाइट अर्थ की सरफेस से HQ दे रखी है।
पूछा क्या है देखिए, एचपी का आपको आइडिया दे भी रखा है, एचपी आपको एक्चुअली r/3 दे रखा है, एचपी की वैल्यू r/3 है। द एक्सेलरेशंस ऑफ p एंड q ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी gp एंड gq, अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन दे रखे हैं gp एंड gq, gp और gq का रेशियो भी दे रखा है 36/25। एक बात बताओ बेटा, अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन आप सबको पता है, बड़ा आराम से आप निकाल सकते हो, gm/r² होता है, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जानते हो नहीं जानते इस बात को? बिल्कुल आसान बेटा, जीएम तो कांस्टेंट है। बताओ एक्सेलरेशन है वो डेफिनेटली आर के स्क्वायर की तो एंटी प्रोपोर्शनल होना है, और आर के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो आपको जीपी और जीक्यू का रेशियो दे रखा है। देखिए जीपी जीक्यू का रेशियो बेटा 36/25, और ये आपको पता है आर के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, बताइए, आर क्यू का स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर। ये समझ रहे हो ना, आर क्यू ऊपर क्यों आया, एंटी प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। अच्छे से आप यहां से देखोगे तो आपके पास बेटा जी, यहां लिख देता हूं मैं, आपके पास में r/r/p, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, r/r/p की वैल्यू 6/5 आ गई है। अब r/q और r/p की वैल्यू आपको रखनी है, और हाइट ऑफ किसका हाइट पूछा है, h/q हमें पूछा है, तो बताओ r/q, बताओ क्या लिखोगे आप, r/q को लिखोगे अर्थ की रेडियस, ये वाला r/q बेटा, r/q समझ रहे हो ना, अर्थ की सेंटर से इस पॉइंट q की डिस्टेंस टोटल, ये हो जाएगी r प्लस एच क्यू, तो ये तो आपके पास r प्लस एच क्यू हो गई, rp आपको पता है आपके पास r प्लस एच पी हो गई, और ये आपके पास 6/5 हो गई, और एच पी आपके लिए नॉन है बेटा r/3, ये एच पी आप यहाँ पर रख दीजिए r/3, ये चिपका दिया। इज इट क्लियर? अब बताओ आपके पास अननोन क्या रहा, एच पी r/3 हो गया है, आपके पास r प्लस एच क्यू है, यहाँ से एच क्यू की वैल्यू आपको सोल्व करनी है। इज इट क्लियर? टाइम अपन खराब नहीं करना चाहते, आप जानते हैं कैलकुलेशन बड़े आराम से HQ के लिए हो जाएगी, और HQ का यहाँ से आंसर मेरे को लगता है शायद इसका आंसर 3r/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना, ये आंसर आपके लिए करेक्ट है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एटॉमिक नंबर जेड के बारे में पूछा है कि एटॉमिक नंबर जेड क्या है, इस जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करवा रहा है। फोटॉन्स इमिटेड इन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 4 से हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशन हो रहा है ना बेटा, वो n इक्वल्स टू 1 में हो रहा है। बताओ इस ट्रांजिशन के लिए हम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, पता हो तो आपको बताओ, इस ट्रांजिशन के लिए फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी आपको पता है डेल्टा ई, एनर्जी का फॉर्मूला आपने डेफिनेटली मॉडर्न फिजिक्स में 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये पढ़ा होगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। इस क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये 13.6 Z²/1/n1² माइनस 1/n2² हो गया। कितने बच्चों को लग रहा है कि n1 और n2 हमें दे रखे हैं? n1 की वैल्यू बेटा जी अपने को 3 दे रखी है, और n2 की वैल्यू अपने को 4 दे रखी है। ये ध्यान रखना, माइग्रेशन n2 से n1 में होता है, ये बताया ना, n2 की वैल्यू 4 है और n1 की वैल्यू 1 है। वैसे ही सोच लो ना यार, n1 की वैल्यू 4 से 3 में हो रहा है माइग्रेशन, ध्यान रखना 1 में नहीं, n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3, तो 4 से 3 में माइग्रेशन हो रहा है, तो बेटा जी यहाँ पर आपको n1 की वैल्यू 3 रख देनी है, तो आपके पास में डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपके पास आ गया -13.6 इंटू Z² 1/n1² आपके पास 9 हो गया, और n2² आपके पास 16 हो गया। 1/9 माइनस 1/16 को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो ये एनर्जी आई आपके पास में, इस एनर्जी में देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करवा रहा है, क्या कह रहा है अच्छे से पढ़ो आगे। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं, देखिए एक बार। हाँ जी, तो बेटा आपके पास जो एनर्जी आ गई थी ना, वो एनर्जी ये आ गई थी, देखिए डेल्टा ये आपके पास ये आ गया था -13.6 Z² 1/9 माइनस 1/16 n1² माइनस 1/n2²। इज इट क्लियर? अब ये डेल्टा ई देने के लिए देखो, ये वाले डेल्टा ई के लिए क्या कह रखा है वो देखो, एनर्जी फोटोन की है ना, वो अपने को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैलकुलेट करनी है। फोटॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और इसके साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टारगेट दे रखी है कि 310 नैनोमीटर है,
और आपको जेड की वैल्यू पूछ रही है। बताओ आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बड़े आराम से आपको पता होगा कि मैक्सिमम होता है वो एच सी बाई लेमदा माइनस फाइव नॉट होता है। ये लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। एच सी बाई लेमदा को अपने को कैलकुलेट ही कहाँ करने की जरूरत है, यही चाहिए अपने को तो एच सी बाई लेमदा ही। ये फोटोन की एनर्जी अपन यहाँ रख देंगे, ऑटोमेटिकली अपने पास जेड का आंसर आ जाएगा। बताइए के मैक्सिमम बोलिए एक बार। के मैक्सिमम आपके पास बेटा जी दे रखा है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ ये फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमदा में निकालनी है जो कि डेल्टा ई के बराबर है। और वर्क फंक्शन आपको कितना दे रखा है बताओ। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है बेटा जी, वर्क फंक्शन नहीं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है आपको, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो वर्क फंक्शन निकालना ही पड़ेगा बेटा। वर्क फंक्शन के लिए आप कर लो एच सी अपॉन लेमदा नोट। एच सी की वैल्यू अपने लिए नोन है, देखो एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर है, ध्यान रखना। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर लिख रहे हो तो लेमदा नोट भी नैनोमीटर में यूज लेना था, नैनोमीटर में ही दे रखा है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। बताओ इसको सोल्व करेंगे 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एस सी बाई लेमदा अपने को ये डेल्टा ई चाहिए बेटा जी, माइनस एस सी की वैल्यू अपने को 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर दे रखी है, और डिवाइड करना है लेमदा नोट नैनोमीटर में कितना दिया अपने को 310। आप यहाँ से कैलकुलेट कर ले बेटा, ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली ये डेल्टा ई आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये भी आपको पता है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। बड़े आराम से आप यहाँ से कैलकुलेशन बना सकते हैं। मेरे को लग रहा है बिल्कुल कैलकुलेशन ईजियर साइड है, क्योंकि ये भी कैलकुलेट होने वाली टर्म है। देखो 31 से ये आप इस 124 को कैलकुलेशन करना चाहिए तो ये कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये नहीं 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो बड़े आराम से यहाँ डेल्टा ई आपके पास 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और वो 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ रख के आप इसके लिए कैलकुलेशन बनाएंगे, जेड स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू डेफिनेटली आपके पास 3 आएगी। तो इस क्वेश्चन का बड़े आराम से आंसर हो जाता 3। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का आ रहा है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन के लिए मैं अरविंद सर को बुला रहा हूँ, अरविंद सर आपको बताएंगे, अभी देखना। थैंक यू सर। हाँ तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिक्स में कॉम्बिनेशन के साथ है, 3-4 कॉम्बिनेशन अपने पास दे रखे हैं। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि M1 L और M2 तीन हमारे पास अरेंजमेंट है, और इनकी कुछ डाटा दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस है और सबकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस है। फोकल लेंथ ऑफ इसकी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर दे रखा है M1 और M2 का। तो M1 का आर है तो भैया इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी मुझे लग रहा है 10 सेंटीमीटर, और उसकी हो जाएगी F2 वो हो जाएगी अपने पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2, L और M2 के बीच की डिस्टेंस है 20। अब अगर इसकी फोकल लेंथ 10 है तो ये सेंटर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके 20 सेंटीमीटर। A point object S is placed at the midpoint between L and M2 on the axis. When the distance between L and M1, M1 कौन सा ये वाली जो डिस्टेंस है ये अगर n/7 है तो इमेज कहता है कि वन ऑफ द इमेज कोइंसाइड विद S, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है और इनसे इमेज बना के वापस इसी के ऊपर बन रही है इमेज, तो इस n की वैल्यू पूछी है। अब इसमें तरीका क्या होता है, जब ऐसे कॉम्बिनेशन होता है तो आपको मानना होता है कि आपकी पहली इमेज आप चालू कहां से करते हो। आप चाहो तो यहां से कर सकते हो चालू, और यहां से कर सकते हो, तो आपके पास इस क्वेश्चन में आंसर आएगा इसके साथ पहली इमेज मानने से। तो इससे चालू करते हैं अपन, देखो क्या होगा, यहाँ पे ये दूरी कितनी है, ये 10 है, और तो ये भी 10 हो जाएगी, और इसकी फोकल लेंथ है 12, यानी इसकी इमेज बनेगी पीछे। तो अपन इमेज की वी निकाल लेते हैं कि पीछे इमेज कितनी बनेगी, और वो पॉजिटिव आएगी, वो वी मान लेते हैं हम। तो वी मानेंगे तो ध्यान से देखें तो वी इक्वल टू, सॉरी ये तो लगेगा 1/f। अब चूंकि उसकी f हमारे पास क्या रहेगी, कितनी है f 12 है ना, हाँ तो 1/12 और माइनस में रहेगी, इक्वल टू 1/v निकालना है, और इमेज है तो वो भी माइनस में रहेगी, तो सॉरी प्लस में आएगा बट वो माइनस हो जाएगा, -10। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा 120, तो 12 और नहीं 60 कर लो ना, जरूरत नहीं है। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 60, तो 6 - 5, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो पहला ध्यान रखें कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज इस मिरर में पीछे बनी है कितना 60। तो मैं वापस इरेज कर देता हूं, पहले मैंने बना दिया, यहाँ पर एक इमेज बन गई है, वो कितनी है 60। अब ये जो इमेज है I1, दिस विल बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस।
अब देखो ये दूरी 20 है और ये 60 है, तो इसके लिए u कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, वो निकालते हैं। क्योंकि इसका जो इमेज बनेगा इसके साथ कहीं ना कहीं, वो इमेज अगर इसके फोकस पर बन गया, इसके फोकस पे, जो कि 10 है शायद इसकी फोकल लेंथ M1 की, हाँ, तो 10 पे बन गया तो क्या होगा, इसकी इमेज यहां बनी और फिर इसकी इमेज लेंथ ने यहां बनाई, और अगर ये इसका फोकस हो गया, इसका मतलब ये टोटल दूरी अगर n बाई कितनी दी है 7, तो ये दूरी अपने पास आ जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, ये फोकस बना तो फोकस वाली जो लाइट की रे वो टकराने के बाद में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल जब होंगी तो मुझे पता है कि लेंस के ऊपर जब पैरेलल गिरेंगी तो उसके फोकस पे मिलेंगी, और यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि इसके ऊपर हमारी इमेज आनी चाहिए। अब इसके ऊपर अगर मेरी इमेज आनी चाहिए तो ध्यान से देखूं तो इसके ऊपर इमेज कब आएगी, जब ये यहां पर बनेगा। इसका मतलब मेरे को ये दूरी निकालनी है। चलिए अब मैं वापस क्या करता हूं, इस दूरी को निकालता हूं। तो ध्यान देना एक बार, इसके लिए u कितना हो जाएगा, u ये 20 और 60 है, तो बोलो -80, और इसकी फोकल लेंथ मुझे पता है कि पॉजिटिव होती है, और वो कितनी है, वो 10 है, तो इसका v निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v, और लेंस है तो माइनस आएगा 1/u, तो 1 फोकल लेंथ हो जाएगी 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/, अब अच्छा u कितनी है, u तो मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दूंगा मैं, माइनस और माइनस ये 180, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो इधर आ जाता है, तो 1/10 माइनस 1/80, तो यहाँ से 80 आ गया, एलसीएम आ गया, तो 8 और ये आ गया 1, तो मुझे लग रहा है v आ गया 80/7, कितना आ गया 80/7, मतलब इससे 80/7 पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब वापस रिपीट करता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं एक बार और वापस। यहां से जो इमेज बनी ना, इसकी एक इमेज कहां बनी, यहां पर, और उसकी इमेज इसने कहां बना दी, यहां बना दी, और ये दूरी कितनी है 80/7। टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, n/7। अब मैं कह रहा हूं कि इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये बचेगी, ये 10 के इक्वल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब n/7 माइनस 80/7 दैट हैज टू बी इक्वल टू 10, ये 10 होनी चाहिए। तो यहां से मुझे लगता है कि n/7 की वैल्यू जो आएगी वो 70 और 80 150, तो 150/7, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 7 15, हाँ ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रामकरण सर एक बार आपके पास फिर आ रहे हैं। थैंक यू अरविंद सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन के लिए स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा इससे। ये देखिए बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ करवा रहा है कॉन्वेक्स लेंस से, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। बेटा जी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 10 ± 0.1 सेंटीमीटर दे रखी है। समझ गए होंगे एरर का क्वेश्चन है, डिस्टेंस के मेजरमेंट में पॉसिबल एरर 0.1 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अलावा रियल इमेज फॉर्म हो रही है, आपको पता है रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो डेफिनेटली v की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू आपको 20 प्लस, अभी मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, ध्यान रखना, 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है। द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इन द लेंस n%, फोकल लेंथ के एरर में बेटा परसेंटेज एरर n% दे रखा है। ये n% में पूछा है कि n कितना है। कितने बच्चों को लग रहा है कि फोकल लेंथ के मेजरमेंट में यदि हम परसेंटेज एरर चाहिए तो df/f इंटू 100 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये df/f इंटू 100 आपको n% दे रखा है, यही बेटा आपको कैलकुलेट करना है। तो आसान सा क्वेश्चन फ्रैक्शनल एरर का हो गया। बताओ लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला होता है। फ्रैक्शनल एरर आपको पता ही है, मैं इसका दोनों डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो आपके पास ये बनेगा बेटा जी -1/f² df, तो ये हो जाएगा df/f², और ये -1/f² आएगा, लेकिन एरर में आपको पता है प्लस माइनस दोनों काउंट करेंगे अपन, पता है ना आपको एरर ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। इज इट क्लियर? इसके बाद में 1/v के लिए देखो अपन सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस dv/v² बनेगा, और 1/u के लिए सोल्व करोगे तो माइनस प्लस du/u² बनेगा। ये आप मैंने इसका दोनों डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। इज इट क्लियर? ऐसा मत सोच लेना कि यार यहाँ u नेगेटिव है तो du अपन माइनस का ले लेंगे, एरर आपको पता है पॉसिबल एरर ऐड होनी है। इसके बाद में अपन सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें जो वैल्यू है उस पर अपन तो डायरेक्ट टारगेट पर हिट करते हैं,
हमें डी एफ अपॉन एफ इंटू 100 की वैल्यू चाहिए, तो डी एफ अपॉन एफ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते बेटा जी। ये डी एफ अपॉन एफ की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एफ को उधर शिफ्ट कर दो, एफ को उधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस माइनस डी वी अपॉन वी प्लस डी यू अपॉन यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? डी सॉरी यहाँ वी स्क्वायर था, यहाँ यू स्क्वायर था। बेटा आपके पास डीवी है, आपके पास डी यू है। बताओ डीवी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 0.2 सेंटीमीटर। डी यू की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 0.1 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ की जरूरत है, ये मैं मानता हूँ कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ बड़ी आराम से अपन लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, गड़बड़ मत कर देना, साइन कन्वेंशन के साथ कैलकुलेट करनी है। तो इसमें कुल मिला के बात यूं समझ में आती है कि हमें लेंस फॉर्मूला भी यूज में लेना है बेटा। लेंस फॉर्मूला लगा लो आप, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बताओ फोकल लेंथ हमें निकालनी है। कितने बच्चों को लगा कि v अपने को दे रखा है बेटा? v कितने सेंटीमीटर दिया है बेटा? इमेज 20 सेंटीमीटर दिया। u की वैल्यू बताओ कितनी दी आपको? -10। ये समझ रहे हो ना आप? कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इंसिडेंट लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव लेना पड़ेगा और ये पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ये एडवांस में आप इतना तो समझ ही पा रहे होंगे। तो बेटा ये आपके पास -10 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। एलसीएम लेके सोल्व कर लो और ये फोकल लेंथ +10 हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है 20 तो एलसीएम ही आ गया आपके पास में, और 20 एलसीएम आ गया तो ये बेटा 1 हो गया और ये आपके पास 2 हो गया। तो एक्चुअली एफ की वैल्यू आपके पास यहाँ से 20/3 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चों यहाँ से आप एफ की वैल्यू 20/3 यहाँ लिख लो, एफ की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर यहाँ लिख लो। डीवी और वी स्क्वायर को सोल्व कर लो, डी और यू स्क्वायर को, सब वैल्यू है। देखिए अब आप कितने बच्चों को लग रहा है कि एफ की वैल्यू यहाँ 20/3 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो डीएफ बाई एफ ही चाहिए। तो डीएफ बाई एफ तो हमें निकालना है और फाइनली डीएफ बाई एफ को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो n% अपने पास में है कि नहीं है? अब बताओ कितना आसान हो गया। एफ की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 20/3 और डीवी आपके पास बताओ ये एरर इन मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस। बताओ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस आपको 0.2 दे रखा है, तो ये आपके पास 0.2 हो गया। बेटा वी का स्क्वायर आप कर लेना। ये जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा कि भाई डायमेंशंस का ध्यान रखना। ये 0.2 आपके पास सेंटीमीटर में आएगी, देखो ध्यान रखना, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा और ये बार भी आपके पास सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को डायमेंशनली इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। होप मेरी बात समझ में आ रही हो आपको? तो ये 0.2 हो गया, नीचे स्क्वायर करोगे तो बताओ वी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ऐसे ही आप प्लस कर लेना, इधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 20/3.2 अपॉन 20 का स्क्वायर। ऐसे ही बेटा जी इसमें एरर कितनी है आपके पास? डी यू 0.1 हो गया और यू का स्क्वायर बोलोगे, यू का स्क्वायर बोलेंगे तो बेटा 10 का स्क्वायर हो गया। ये आसान सा सॉल्यूशन इसका बनता। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास df बाई एफ इंटू 100 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जी 1% आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजियर साइड इसकी कैलकुलेशन है। एन की वैल्यू हमें पूछी तो एन एक्चुअली 1 आता, एन परसेंटेज है, एन की वैल्यू पूछिए तो एन एग्जैक्टली 1 के इक्वल आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने अरविंद सर को। केटीजी से क्वेश्चन है शायद, क्यों सर? तो थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्चुअली हाँ केटीजी और थर्मो से मिक्स क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो क्लोज कंटेनर है जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर दे रखा है। 2 मोल तो है मोनोएटॉमिक गैस के और 1 मोल है आइडियल डायटोमिक के, और गामा दे रखा है जो जानते हैं CP/CV होता है, और कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। कांस्टेंट प्रेशर है यानी आइसोबैरिक प्रोसेस के साथ जा रहा है, और कांस्टेंट नहीं सॉरी ये कांस्टेंट प्रेशर CP की बात कर रहा है। द गैस मिक्सर डज अ वर्क ऑफ 60 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ प्रेशर भी कांस्टेंट है, सिस्टम का भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। ठीक है, अब देखो मिक्सर की जब बात आती है तो हमारे पास 2-4 चीजें थोड़ी बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं एक बार इसको ऊपर करता हूं ताकि खाली स्पेस आए अपने पास। हाँ अब हमारे पास जब भी मिक्सर की बात आती है तो हमें CP और CV मिक्सर का निकालना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखें। एक तो 2 मोल तो किसके हैं? मोनोएटॉमिक के, और 1 मोल है वो है डायटोमिक के। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? CV निकालनी है और CP निकालनी है, दोनों की, वो हम जानते हैं। अब हम CV का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CV का फॉर्मूला होता है F/2R, और CP क्या होता है?
F/2 + 1r और F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो अगर मोनोटोमिक की मैं बात करूं तो 3 आएगा उसके लिए, तो 3/2 यानी ये तो हो जाएगी 3/2r, और वो कितनी हो जाएगी 3/2 + 1 यानी 3 2 1 5 5/2r। ये Cp और Cv होगी किसके लिए, मोनोटोमिक के लिए। डायाटोमिक के लिए बात करूं तो Cv कितनी हो जाएगी डाया के लिए, अब चूंकि डाया के लिए कितनी होती है उसकी वैल्यू 5 होती है, तो 5/2 हो जाएगा, तो 5/2r। और Cp कितनी हो जाएगी, तो 5/2 + 1, तो 2 और 2 5 7 7/2r हो जाएगी। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जब मिक्सर आता है तो हमें गामा मिक्सर निकालना होता है, और गामा ऑफ मिक्सर क्या होता है, गामा ऑफ मिक्सर होता है वही बात है Cp/Cv, और वो भी किसका चाहिए, मिक्सचर का। हाँ, और अब किसी भी मिक्सर की अगर Cp या Cv निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमें पता होता है N1Cp1 + N2Cp2 अपॉन N1 + N2, और इस वाले में भी यही होता है N1Cv1 + N2Cv2, और उसमें भी N1 + N2 आएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। N1 कितना है, N1 तो 2 मोल की बात कर रहे हैं, 2 इंटू Cp1 कितना इसका है 5/2r प्लस N2 उसके मोल कितने हैं 1, और उसका Cp कितना है 7/2r। ठीक है, अपॉन N1 कितना है 2 और उसका कितना है 3/2r प्लस उसका 1 मोल है और वो कितना होगा 5/2r। इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये तो आ गया 5r प्लस वो कितना आया 7/2 ही है, हाँ तो 7/2 है। मैं r को खत्म कर दूं, एक बार बाद में कर देंगे। ये 2 से 2 कट गया तो ये आया 3r प्लस वो कितना आया 5/2r। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 5 और 2 10 और 7 17, तो ऊपर तो आएगा 17r और अपॉन में 2 आएगा, और इधर से आएगा 3 2 6 5 11, तो 11r, r से r कट गया, मेरे पास 17/11 आ गया मिक्सर का। अब मैं वापस रब करता हूं, गामा ऑफ मिक्सर आ गया 17/11। ठीक है, तो गामा मिक्सर जो आया है वो आया है 17/11। ये कैसे आता है, Cp मिक्सिंग अपॉन Cv मिक्सिंग से आता है। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा अपने पास Cp/Cv जहां भी आएगा ना वहां हम क्या लिख सकते हैं, Cp मिक्स अपॉन Cv मिक्स जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं 17/11 लिख सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अपने को पूछा है पूरी की पूरी, कहां गया क्वेश्चन, कहां ऊपर चला गया, हमने पूछा था कितना डेल्टा यू पूछा था, और अपने को वर्क डन दे रखा था 60 जूल। अब हमें पता है कि डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डेल्टा यू नहीं, चूंकि डब्ल्यू दिया हुआ इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी वन था, तो डेल्टा यू को डेल्टा यू लिख देंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं डी क्यू बराबर लिखता हूं डब्ल्यू प्लस डी यू, तो यहां से इसको डब्ल्यू को लिखा जा सकता है डी माइनस डेल्टा यू, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखें, ये निकालनी है, ये दे रखा है, अब इसमें थोड़ा सा सुधार करते हैं। डेल्टा यू कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे यहां भी 1 बचेगा, तो ये बचेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू माइनस 1। अब ये लाने का तरीका ये था क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर था, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल्टा ये होती है एनसीपी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू होती है वो ये होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है एनसीवी डेल्टा टी। क्योंकि अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसमें वर्क डन तो होता नहीं है, इसलिए वो डी क्यू के बराबर ही आती है, तो उसको मैं लिख सकता हूं एन सी वी डेल्टा टी। इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, इन दोनों को डिवाइड करूं तो ध्यान से देखें एन सी एन कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, और ये मिक्सर के लिए क्या बच गया, गामा बच गया। हाँ, इसका मतलब ये वाली चीज गामा के बराबर आई है इस पर्टिकुलर केस में, तो 1/17/11 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, यहां से डेल्टा यू निकालना है और यहाँ से W के दे रखा है, 60 दे रखा है कि 60 दे रखा है, ऊपर से देख लेंगे अपन, कोई बात नहीं। तो यहाँ से डेल्टा यू निकल सकता है, चलिए डेल्टा यू निकालते हैं, तो ये आएगा 11 तो ऊपर चला गया और 17/6 बचा इक्वल टू डेल्टा यू बाय 60, तो ये बच गया, मुझे लग रहा है ये 66 है, ऊपर देख लेते हैं एक बार अपने कितना वैल्यू है, 66 है शायद ये ऊपर वैल्यू, 66, हाँ ठीक है, तो 66 है, तो वहां अपने पास 6 नहीं होगा, एक मिनट, यस, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, वो 1 डेल्टा यू अपॉन 66, और यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 11 था, तो ये इसको कितनी बार काट देगा 11 से, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 जूल आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो ये मेरे पास ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 121 जूल इज द राइट आंसर आई गेस, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 121 जूल रहेगी आंसर। ठीक है, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऐसा क्वेश्चन अपन ने सीट में भी डिस्कस कर रखा है, सीट में भी अपने क्वेश्चंस में भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है, आसान सा क्वेश्चन है, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। A person of height 1.6 meter is walking away from a lamp post of height 4 meter along a straight path.
एक लैंप दे रखा है बेटा जी आपको, मैं यहाँ बना लेता हूँ, चलो यहाँ देख लेते हैं। एक लैंप दे रखा है और इस लैंप की आपको हाइट दे रखी है बेटा, और ये हाइट कितनी दे रखी है बताओ जी? हाइट आपको 4 मीटर गिवन है। और इस 4 मीटर हाइट के बाद में एक पर्सन स्ट्रेट पाथ पर फ्लैट ग्राउंड पर चल रहा है, इस ग्राउंड पर पर्सन आगे चल रहा है बेटा। कह रहा है द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। लैंप पोस्ट है ना वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड नहीं है, परपेंडिकुलर है, और पर्सन भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। ऑब्वियस फैक्ट है, इंक्लाइंड होकर के नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। और इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो ऑन द ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन इज। देखिए पूछा गया है, ये जो आपके पास इफ द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, स्पीड ऑफ द पर्सन दे रखी है। चलो मैं यहाँ पर्सन बना लेता हूँ भाई, ये मैंने पर्सन बना लिया है। पर्सन की हाइट मेरे को लग रहा है दे रखी होगी आपको, पर्सन की हाइट के बारे में दे रखा है, पर्सन की हाइट 1.6 मीटर दे रखी है बेटा जी। ये हाइट है ना, ये भी आपके पास 1.6 मीटर है। इज इट क्लियर? और आपको पता है ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी, देखना बात को समझना, ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो ब्लैक ब्लॉक हो जाएगी, पता है ना आपको, और ये ब्लॉक हो जाएगी तो इधर से तो लाइट पास होने से रही, लाइट फाइनली जस्ट इसको ऊपर से टच करते हुए जाएगी तो यहाँ दिखेगी। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक इस आदमी की शेडो बनने वाली है, और इस आदमी के शेडो की इस टिप की वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था, ये टिप की वेलोसिटी तो रिलेटिव पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो, पर्सन के शेडो की टिप की वेलोसिटी एक्चुअली ऑन द ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन पूछी है। विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन पूछिए तो मैं काम करता हूं, पर्सन के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस एक्स ले लेता हूं बेटा जी। इज इट क्लियर? और ये पर्सन के डिस्टेंस रेस्पेक्ट में मैंने स्टिप की डिस्टेंस एक्स ले ली, तो एक्चुअली हमें dx बाई dt की वैल्यू निकालनी है। कॉन्सेप्चुअली सोचो, आप तो इसको मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी समझ सकते हो, बिल्कुल आसान सा है भाई। आपको इस टिप की वेलोसिटी निकालनी है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में? पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो पर्सन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन मैंने x मान ली, इसकी डिस्टेंस x मान ली। अब पोजीशन x मानी तो dx बाई dt निकालनी है। ये dx बाई dt आपके पास वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ही आएगा। इज इट क्लियर? इस पर्सन की वेलोसिटी आपको दे रखी है, पर्सन की इधर वेलोसिटी कितनी दी है, अच्छे से पढ़ो साइज 60 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है, ये रही पर्सन की वेलोसिटी स्टूडेंट्स आपको 60 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है। काम की बात सुनिए, पर्सन की वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड होने का मतलब मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, चलो ये y ले लेता हूं, कुल मिला के आपको dy बाई dt दिया है, और वो dy बाई dt स्टूडेंट्स आपको कितना दिया है, dy बाई dt दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। होप मेरी बात समझ में आ रही हो। यदि मैं इस x और y का रिलेशन निकालूं तो बड़े आराम से आंसर भी आ जाएगा। आप ये एंगल थीटा ले लीजिए बेटा, ये एंगल थीटा ले लोगे तो बताओ अपने पास टेन थीटा की वैल्यू, दोनों से टेन थीटा निकालो। आप यूं भी कह सकते हो ज्योमेट्री से कि ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, टेन थीटा यूज कर लें। बताओ टेन थीटा यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा जी कितना, 4। टेन थीटा में परपेंडिकुलर 4 हो गया देखिए, और बेस कितना हो गया आपके पास में इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, x प्लस वाई। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके लिए 1.6 हो गया है, और बेस मेरे को लग रहा है छोटे वाले ट्राइंगल का टेन थीटा निकालेंगे तो बेस स्टूडेंट्स x हो गया है। आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए जी आपके पास ये बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, बताओ ये 4 से वो 1.6 कैंसिल करेंगे अपन है, तो ये 0.4 आ गया, 0.4 अपॉन एक्स आ गया। 0.4 अपॉन एक्स को मैं, मेरे को लग रहा है पॉइंट को यदि यहाँ से रिमूव करूँ तो यहाँ 10 लगा सकता हूँ यार, 2 2 या 4, 2 5 या 10, तो एक्चुअली 2/5 एक्स आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, ये 2/5 और नीचे अपने पास में बेटा एक्स आ रहा था, और ये आ गया 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का रिलेशन निकालो। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्यों लग रहा है ये 2x प्लस 2y है, वो आपके पास एक्चुअली 5x के इक्वल आएगा। फ्रॉम हियर यू कैन से 2x इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x है ना वो 2y आ गया, और 3x 2y के इक्वल आ गया। तो बताओ डिफरेंशिएशन करो इस 3x इक्वल टू 2y का। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये तो पता है ना आपको, dx बाई dt हमें पूछा है और dy बाई dt हमें दे रखा है, तो दोनों डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये हो गया बेटा जी 3 dx बाई dt इज इक्वल टू, सॉरी, dx बाई dt इक्वल टू 2 इंटू dy बाई dt। बताइए बच्चों, यहाँ से आपके पास 3 dx बाई dt 2 dy बाई dt, इसको सोल्व कर देते हैं। 3 इंटू dx बाई dt मेरे को लग रहा है वेलोसिटी ऑफ टिप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन है, और वो हो गया 2 इंटू dy बाई dt। 2 इंटू dy बाई dt कितना था जी, 60 था। बताओ ये 3 से कैंसिल करेंगे 20 आएगा, मेरे को लग रहा है 22 या 40, बोले तो वेलोसिटी ऑफ टिप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन आपके पास 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। तो ये आपके पास
40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाता। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 20 ग्राम एंड 30 ग्राम, दो पॉइंट मास दे रखे हैं आपको, ये 30 ग्राम है और ये 20 ग्राम, और एक्चुअली ये रोड दे रखी है, शायद ये कह रखा है फिक्स एट द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड मासलेस रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस रोड की लेंथ आपको, मासलेस रोड सॉरी, इसकी लेंथ आपको बेटा जी ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये देख लेते हैं कि ये हिंज्ड कहां से, ये जहां से रोड से लटकाई हुई वो देख लेते हैं। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सीलिंग यूजिंग ए थिन वायर अटैच्ड टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये वायर है बेटा, इससे अटैच कर रखा है, शोन इन द फिगर। रिजल्टिंग टोर्सियोनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस। टोर्सियोनल पेंडुलम है, टोर्सियोनल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम बड़े आराम से जानते हैं बेटा, 2 पाई अंडर रूट आई सेंटर ऑफ मास अपॉन सी होता है, पता हो तो, के या सी वो एक ही बात है, टोर्सियोनल कांस्टेंट है ये सी है ना, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। इसके बाद में देखिए 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी में टोर्सियोनल कांस्टेंट सी की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा जी, ये सी देखो ऐसा यूनिट्स में ही दे रखा है, ऐसा यूनिट्स में सी दे रखा है, तो सी की वैल्यू आपको 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दे रखी है, विद इन ऐसा यूनिट्स है बेटा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज दिस वन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितने बच्चों को लगा टाइम पीरियड को अपन डेफिनेटली 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, और 2 पाई बाई ओमेगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट आई सेंटर ऑफ मास अपॉन सी हो जाएगा। मेरे को लग रहा है यहाँ से तो कैलकुलेशन बनाना बिल्कुल ही आसान हो गया अपने लिए, अपने को ओमेगा ही कैलकुलेट करना था, तो बताओ 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, और ओमेगा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट सी बाई आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और आई सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका निकाल लेंगे एम आर स्क्वायर, इसका भी निकाल लेंगे एम आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, या आप रिड्यूस मास से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस मास से भी, तो दोनों से अपन ने कर रखा है बेटा, आप करें बड़े आराम से। सी की वैल्यू लिख दीजिए, सी की वैल्यू आई 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, शायद यही दिया आपको, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इज इट क्लियर? और इसके बाद में बताओ सी की वैल्यू तो मैंने लिख दिया, आई सेंटर ऑफ मास वो निकाल लेते हैं, आई सेंटर ऑफ मास बोलो बेटा, आई सेंटर ऑफ मास बोलोगे तो मेरे को क्यों लग रहा है आई सेंटर ऑफ मास दोनों का निकाल लेते हैं, एम आर स्क्वायर, इसका मास कितना बेटा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये डिस्टेंस आपको पता है मिड पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, या मिड ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है, सॉरी सॉरी बेटा ये गलती कर दी, ये सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में देखना था, तो छोटी सी मिस्टेक ये कर दी, ये तो 10 सेंटीमीटर ही था, ये तो 10 सेंटीमीटर ही था, बट सेंट्रो मास अपन ने ध्यान नहीं दिया, समझ रहे हो, ये गलती हो गई जी, सेंट्रो मास का ध्यान नहीं दिया। सेंट्रो मास आपको पता है ना, सेंट्रो मास आपको पता है ना, ज्यादा मास की तरफ आएगा, 30 की तरफ आएगा, एक मिनट रुकना, ये 30 की तरफ आएगा बेटा, 30 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैसे निकालते पता है ना सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस अपने को इन दोनों के बीच की शायद 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर ही थी, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर ही थी, ये डिस्टेंस आपके पास बेटा जी 10 सेंटीमीटर थी। सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की तरफ है, कैसे निकाल, यहाँ निकालना तो इधर वाले का मास, ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो तो पता है ना आपको, और इधर वाली डिस्टेंस निकालनी हो तो आपको पता है उल्टे वाले का मास, अब ये तो पता ही है ना आपको, तो ये वाला निकाल लेते हैं अपन, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यदि मैं ये डिस्टेंस सेंट्रो मास की निकालना चाहूँ तो बेटा ये ऊपर लिख देंगे 20, टोटल मास कितना हो गया बताओ 20, और ये हो गया 50, और टोटल कितनी हो गई 10, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे को लग रहा है ये कैंसिल हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर आएगी, तो बेटा जी ये तो आपके पास 4 सेंटीमीटर बनेगी, और ये वाले आपके पास 6 सेंटीमीटर बनेगी, इज इट क्लियर? सेंट्रो मास अपन ने निकाल लिया, होप मेरी बात समझ में आई हो। अब सेंट्रो मास आ गया तो बेटा जी एम आर स्क्वायर करने में क्या ही जोर आएगा बताओ, एम आर स्क्वायर करते चलो इसको 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 का स्क्वायर बताओ, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऐसे ही बताओ इसका करेंगे तो ये 20 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा बताओ 36, 20 ग्राम में है तो 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आई सेंट्रो ऑफ मास, देखिए मैं थोड़ा सा रफली जल्दी सोल्व कर देता हूँ, 36 ये देखो पावर एडजस्ट करते हैं -7 और ये 1 -6 और ये हो गया 48, तो ये हो गया बेटा 48 इंटू 10 टू द पावर -6, ऐड कर दिया देखो इसको भी थोड़ा सा, -4 -3 -7 हो गया, ये -6 हो गया, ये 30 72,
72 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 कॉमन ले लेंगे तो मेरे को लग रहा है ये 48 एंड 72 7 4 11 120 हो गए शायद, और 120 इंटू 10⁻⁻6, बिल्कुल ये 10⁻⁻6, और ये 120 करेंगे तो ये 10⁻12 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। तो ओमेगा आ गया आपके पास अंडर द रूट। इसको सोल्व करेंगे तो बताओ ये पावर में इसमें कंपनसेट करूं, एक पावर इसमें कंपनसेट करूं तो ये पावर -5 हो जाएगी मेरे हिसाब से, और -5 होगी तो 12 से अपन इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो आपके पास ये बेटा 12 पॉइंट इसका भी कैंसिल कर देता हूं मैं, इसका भी कैंसिल कर दिया, 10⁻⁻9 आ गया। तो ये आपके पास 1 इंटू ये आपके पास कितना बन गया बेटा जी, पॉइंट इसका कैंसिल किया तो 10⁻⁻9, और डिवाइड बाई ये कितना हो गया था 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻4, तो ये ओमेगा आपके पास डेफिनेटली बेटा 10⁻⁻4 का मतलब 10⁻⁻2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। 10⁻⁻2 आया तो बेटा n इंटू 10⁻⁻3 इक्वल्स टू 10⁻⁻4, तो यहाँ से सॉरी यहाँ -2 है, सॉरी यहाँ -2 है, तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ गई, बिल्कुल n की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ सेंट्रो मास का ध्यान रखना था और कुछ नहीं, n की वैल्यू यहाँ 10 आ गई। होप मेरी बात समझ में आई हो आपको। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा आपके सामने अरविंद सर को बुलाना चाहूंगा। आइए अरविंद सर। थैंक यू सर। तो अब बेटा लास्ट सेक्शन है, 2-3 क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें एक बार। एक मिनट। हाँ, तो देखो ये न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है और इसमें से कितने अल्फा बीटा डिके हुए हैं ये अपने को निकालना है। बहुत आसान है, इसको अपन उल्टा करते हैं। क्या, यहाँ ध्यान देखना 5 ऑप्शन है और यहाँ 4 ही है, तो हमें एक अल्फा गया है, तो हमें याद रखना जेड और ए की वैल्यू को थोड़ा सा लिखते जाएंगे अपन। जब एक अल्फा जा चुका है तो इसका मतलब जेड जो है वो -2 से घट चुका, मतलब -2 आएगा, और एक बीटा प्लस भी हुआ, इसका मतलब जेड जो है उसमें -3 आएगा, मतलब -3 का कमी आ जाएगी, और बीटा प्लस है। अच्छा, ए में कितना आएगा, क्योंकि 1 अल्फा है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 3 बीटा पार्टिकल है नेगेटिव, तो जेड जो है वो 3 बीटा नेगेटिव का मतलब है +3 हो जाएगा, और 1 अल्फा पार्टिकल यानी -2, तो +3 और -2 तो ले देके क्या बचेगा, ये +3 -2 यानी प्लस का 1 होगा, मतलब जेड 1 से बढ़ेगा, और एक अल्फा है तो एक इसमें रहेगा -4 रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा है 2 बीटा नेगेटिव, इसका मतलब जेड +2 हो गया, हाँ, और एक अल्फा मतलब जेड -2 हो गया, इसमें जेड में ले देके कोई चेंज नहीं आया, और ए 1 है तो ये हो जाएगा -4, ठीक। नेक्स्ट 1 अल्फा पार्टिकल मतलब जेड -2, और 1 बीटा नेगेटिव तो मतलब एक जेड ऐड हो गया, तो जेड ले देके कितना बचा -1, और ए कितना -4। ऐसे 1 अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि जेड जो है -2 हो गया, और 2 बीटा प्लस हो गया, इसका मतलब है -2 और हो गए, तो एक तो -2 है और -2 और वहां से, तो यानी जेड तो -4 में गया और ए भी किस में गया -4 में। अब अपने को चेक कर लेना है, ध्यान से देखें। अब देखो 92 से 91 हुए हैं, इसका मतलब जेड -1 हुआ है, जेड -1 किसका हुआ है, जेड -1 इसका हुआ है, तो ये तो इसका है, ये इसका है, तो चौथे का, यानी इसके साथ तो 4 नंबर आएगा। अब चेक करो पी में 4 है क्या, कहीं पी में 4 यहाँ है या फिर कहाँ है, यहाँ है, अच्छा ठीक है। अच्छा एस को चेक कर लेते हैं अपन, एस को, एस में देखो कितना गया है 91 में से 3, तो -3 हुआ है, तो जेड -3 किस में हुआ है, जेड -3 ए पहले वाले में हुआ, तो 1, तो यानी सीधा ऑप्शन कर देंगे अपन, कौन सा, पहला। ऐसे चेक करना था ऐसे सवालों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है किसका, थर्मो का है। ये सवाल भी बहुत एक सिंगल स्ट्रिक के अंदर आपको आसानी से, ऐसे सवालों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, इसलिए करेंगे आप ऐसे ही बता देंगे, लेकिन मैं एक तरीके से बताता हूँ। एक सवाल से आंसर ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जो क्यू है उस क्यू को अगर लॉजिकली देखा जाए तो उसके 2, 5 और 4 है, और क्यू में इसका आंसर पहले स्ट्रिक में जा रहा है। देखो क्यू क्या दिखा हुआ आपका, क्यू कहाँ गया, ये रहा 3000 केल्विन। अब इसमें देखो मैं इस वाले को देखता हूं, ये सबसे आसान सवाल था मेरे लिए। क्यों था आसान, देखो क्या लिखा है कि पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया दैट इज इंटेंसिटी, तो आई जो है उसमें बेटा एक तो सिग्मा आता है और एक ए आता है, और ए तो नीचे आ जाता है, इसमें ए नहीं आता है, और एक आता है स्टीफन कांस्टेंट के साथ ई, वो ब्लैक बॉडी है। टी की पावर कितनी आती है, 4 आती है। तो ये कह रहा है कि 6000 केल्विन पे जो आई हो सकती है उसका 16 कम होगा। तो आप सीधा ध्यान से देखो, आई इसमें कितनी आएगी, इसको काट दो तो ये 6000 केल्विन आएगा, और इसकी पावर 4, और इसको 16 से डिवाइड कर दो
तो 16 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 और गुना 10 की घात 3 4 12 और अपॉन 16। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 81 आएगा और 81 इंटू 10 की पावर 12 आएगी। और 81 को क्या लिखता हूं मैं, 3000 की पावर 4 लिखूं तो क्या आएगा, ये का सेम आंसर आएगा। मतलब ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जहां से जो क्यू है वो 3000 केल्विन निकल रहा था। मतलब 6000 केल्विन पे जो इंटेंसिटी होती है ना, और 3000 केल्विन पे देखोगे तो वो उसका 16 गुना कम होती है, और इसमें और ही ऑप्शन कोई मैच ही नहीं हो रहा है, यानी क्यू सिर्फ 4 के साथ जा रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन सीधा हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगा के, लैम्डा इक्वल टू बी बाई टी से सबका लैम्डा निकाल लो, सबके केल्विन दे रखे हैं बेटा, सबके टी लिखे और लैम्डा निकाल लो। आप एक और लिख सकते हो, इसमें देखो एक विजिबल दे रखा है, तो विजिबल का हम जानते हैं 350 से 750 के आसपास होता है, तो ऐसे एक इससे भी चेक कर सकते हैं। तो यानी ये सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत जल्दी टिक करना था, इसलिए मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ इसी तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता हमारे पास, सॉरी 16 क्वेश्चन। हाँ तो बेटा नेक्स्ट 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें 45 साइन ओमेगा टी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो एक एल सी और आर ये एक सोर्स है मेरे पास, और इसमें सॉरी एसी सोर्स जोड़ रखा है 45 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये एल सी आर। अब ये कह रहा है कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट यानी ओमेगा आर वो दे रखी है 10 की पावर 5 रेडियन, ये ध्यान रखें अपने पास। एंड करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे करंट एम्पलीट्यूड दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, वो आई नोट, और हम जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है वी नॉट अपॉन आर, और वी नॉट की वैल्यू कितनी है 45 है, क्योंकि रेजोनेंस जब होता है ना उस समय एक्सएल और एक्ससी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। When the angular frequency of the source is omega, यानी जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इतनी हो जाती है तो करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट इज 0.05 आई नोट, मतलब मैक्सिमम का 0.05 हो जाता है। ये रेजोनेंस का केस नहीं है। इफ एल इज 50 मिली हेनरी एंड ईच एंट्री, मैच करना आपको एंट्री को कि ये सारी चीजें क्या है। अब देखो क्वालिटी फैक्टर आपके पास होना चाहिए, बैंडविड्थ होता है बेटा आर बाई एल, मतलब आर चाहिए एल दे रखा है, ध्यान से देखें ऑप्शन। और जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो तो ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ यानी आर बाई एल, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब आर अगर आ जाए ना तो मेरी सारी की सारी चीज दो चीज आ सकती है। पीक पावर डिसिपेटेड एज रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या पावर डिसिपेट होती है। अब रेजोनेंस का मतलब होता है एल और सी गायब हो गए, सिर्फ आर बचा, तो आई स्क्वायर आर, और रेजोनेंस के केस में जो आई होती है वो कितनी होती है आई नोट, और आई नोट की वैल्यू जो है वो इस वाले क्वेश्चन से निकलवाया। कहने का मतलब पहले तो आर निकालना पड़ेगा, आर निकल गया तो फिर शायद आई नोट भी आ जाएगा, ठीक है, और आई नोट आ जाएगा तो सारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन को चूंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं एक स्पेस में कर रहा हूं, और क्वेश्चंस को मैं मेरे सामने खोल के रख लेता हूं, जो भी वैल्यू है आप क्वेश्चन अपने पास सामने खोल के रखें, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैं आगे की तरफ चलता हूं, ध्यान से देखना एक बार। आगे लेते हैं क्वेश्चन, ये तो आगे खाली ही नहीं है, हाँ किसी खाली स्पेस में करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखें। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इधर इधर भी जगह नहीं है अपने पास, चलो इधर ही करते हैं वापस, कोई बात नहीं, यहीं पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं वापस। ध्यान देना भाई, थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजों को निकालते हैं। तो पहले तो अपने पास दे रखा ओमेगा आर, क्योंकि मैं जानता हूं ओमेगा आर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो सी आएगा, यहाँ से सी क्या आएगा बेटा 1 अपॉन ओमेगा आर का स्क्वायर इंटू एल, बोला आएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो सी की वैल्यू ध्यान से देखना कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी बेटा, सी क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि सी से एक्स सी आएगा, एक्सएल आएगा और फिर आर आएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा आर है 10 की पावर 5, तो उसका करते हैं 10 की पावर 10 इंटू एल कितना है 50 मिली हेनरी, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3, बोलो क्लियर है। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू, देखो 10 की पावर 11 है, 11 में से 3 गए तो कितना बचा माइनस का 8 प्लस का 8, तो ऊपर जाके कितना बच गया माइनस का 8, ध्यान रखे भाई 11 में से 3 गए, ठीक। अच्छा 1 अपॉन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, 0.2 इंटू 10 की पावर -8, या मैं इसे लिखता हूँ सी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर 10 की पावर -9, ये आएगी मेरे पास क्या सी, ये सी आ गया मेरे पास। सी की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि एक्स से निकालना है, हाँ तो अब ध्यान से देखना सी आ चुका है, इसको सारे बच्चे लिख लेंगे, तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर -9 फैरेड,
ये मेरे पास सी की वैल्यू रहेगी। बाकी सारी चीजें मैं एक बार क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, सी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो मैं वापस निकाला हूँ, अब मेरे पास एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल और एक्ससी निकालने हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो जेड होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का रूट होता है। तो एक्सएल और एक्ससी चाहिए मेरे को, और बोल चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल। अब अगर आपको एक्सएल चाहिए तो एक्सएल क्या होता है बेटा, ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये कौन से टाइम चाहिए, देखो ध्यान से देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 8 हो चुकी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये आपको कौन से टाइम की बात कर रहा है, ओमेगा जो बदल चुकी है ना उस टाइम की बात कर रहा है। तो देखो ये क्या आएगा, ओमेगा 8 इंटू 10 की पावर 4, और एल कितना जाएगा 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये एक्सएल आ गया मेरा। तो यहां से आएगा 8 5 40, 8 5 40 400, और 10 की पावर कितना बचा, 10 की पावर 4 में से 1 बचे, यानी 4 इंटू 10 की पावर 3। तो एक्सएल की वैल्यू आई ना, एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की जो वैल्यू आई वो आई 4000 ओम, ये 4000 ओम में होता है, बोलो क्लियर। हाँ, अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक्ससी की बात करता हूँ। तो एक्ससी यहाँ जान से देखो, एक्ससी वो ओमेगा, तो 1 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 5 सॉरी 4, और सी कितना है, वो है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, वो ऊपर चली जाएगी 9। तो यहां से बचेगा 1 अपॉन 16 इंटू, और ये 10 की पावर 5 बचेगा, 9 है नीचे कितना है 4 है, तो यानी यहां से 10 की पावर कितनी बचेगी 5। तो एक्स सी की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी बेटा, देखो 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 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 16 को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 1 अपॉन 16 0.625 आता है, अगर याद हो तो, जहां तक मुझे लग रहा है इतना आना चाहिए, और इंटू 10 की पावर 5, तो ये 6250 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 6250 के आसपास इसकी वैल्यू आ सकती, 6250। ठीक है, एक वैल्यू करना चाहिए, दो शायद जीरो हो रहा सकता है, ये कितना 4000 है, हाँ तो वही आएगा। तो एक्स सी जो है वो आ जाएगा 6250। अब आप सोचो, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं वापस, ध्यान से देखना, मेरे पास एक्स एल आ गया, एक्स सी आ गया, तो याद रखें मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जेड आ गया सर। कैसे, ध्यान से देखना, जेड बराबर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी में से कोई भी बड़ा उसका स्क्वायर, और इक्वल टू बोलो कितना होता है, जेड होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी कितना होगा भाई, 2250 हो गया शायद भाई, 4000 में से करोगे तो 2250, तो 2250 का स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, बोलो क्लियर है। अरे बोलो यहां तक मैं कर सकता हूं, कोई बुराई नहीं है। तो जो एक्सएल माइनस एक्स 2250 आ गया, ये आ गया। ठीक 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 ठीक, मुझे आर चाहिए, आर चाहिए, इसलिए जेड निकालते। अब देखो आपको ये बोला है, देखो आई नोट, आई नोट क्या होगा, आई नोट होगा बेटा वी नोट यानी 45 बाई जेड, बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप याद करो ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है करंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे तो जेड बराबर आर होता है। हाँ, तो इसको मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर लिख सकता हूं। तो यहां से आई नॉट इक्वल टू 45 अपॉन आर, बोल आया कि नहीं आया, बिल्कुल। यानी ये आई नॉट की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 45 अपॉन बोलो कितना जेड, और इसको मैं आर से लिख सकता हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा एक चीज और दे रखी है, हाँ बोलो क्या, कि करंट एम्पलीट्यूड और सर्किट में 0.05 आई नोट हो जाता है। कब हो जाता है ये, जब ये वाला केस आता है, तो इस समय करंट होगी 0.05 आई नोट इनटू, और ये क्या होगा इसमें वी नोट यानी 45 बाई जेड। आज जेड बराबर आर नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आर और जेड में रिलेशन आते हैं। ध्यान से देखना, इन दोनों को डिवाइड करते हैं और उस दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है कर दो कर दो कर दो कर दो। तो वहां से देखो बेटा, वहां से इसमें उसका डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 0.05, आई नोट से आई नोट कट गया, 45 से 45 कट गया, तो इसमें तो आएगा इक्वल टू ये कितना नीचे आर, और उसमें कितना हो गया जेड। अच्छा 0.05 को क्या लिख सकते हो, देखो जेड बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 0.05 को तो मैं लिखता हूँ 100 आएगा ना, तो 100 को 5 कितनी बार काटेगा, 20 बार काटेगा। हाँ, तो जेड बराबर आ जाएगा 20 आर, जेड बराबर कितना आ गया 20 आर आ गया, ये अपने को याद होना चाहिए। तो जेड बराबर 20 आर आ गया, तो इस जेड को बेटा यहाँ रख दो, रख दे, ठीक है सर रख दो। तो देखना वापस मैं जेड को 20 आर रखता हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं जेड को 20 आर, तो देखें सारे के सारे यहाँ पे देखें, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2250 का स्क्वायर प्लस 20 का मतलब है 400 आर स्क्वायर, बोलो भाई, और यहां से 400 से उधर चला जाएगा
तो 400 में से एक गया तो कितना बचा 399 आर स्क्वायर, 399 आर स्क्वायर इक्वल टू 2250 का बोलो स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेटर यूज करते हैं अपन, जल्द ध्यान से देखें भाई, कैलकुलेटर यूज करेंगे जल्दी से। तो देखो 2250 2250 को मल्टीप्लाई करना है 2250 से, 2250 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे फिर हम किससे 399 से, 399 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 12687। ये किसके पास आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू वो आ जाएगी 12687.96। तो मतलब आर की वैल्यू निकालनी है तो इसका रूट लेंगे, तो आर इसका रूट लेंगे। तो देखो आर इसका रूट लेते हैं, तो चलिए रूट निकाल लेते हैं अपने, क्या लगता है फास्ट कैलकुलेशन में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये ऐसे सवाल था जहां पर आपके साथ गड़बड़ हो सकती थी, और हो सकता है आपको इस सवाल छोड़ने वाला भी हो सकता था। तो 12687.96, तो ये आएगा बेटा लगभग 112 के आसपास आएगा। इसका मतलब है आर की वैल्यू आ गई 112.64। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब मेरे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, अब मेरे बहुत सारे सवाल आराम से हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 112.6। मैं मिटा रहा हूं सब चीजों को, मैं आर की वैल्यू लिख रहा हूं 112.6 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब आइए अपने सवाल पे आते हैं, कैसे करते हैं सवालों को, ध्यान से देखना एक बार। चलो अब देखो, बैंड विड्थ जो है इसको आर बाई एल से लिखते हैं हम। तो आर बाई एल, तो आर 112.6 और एल कितना है 50 मिली हेनरी है, ये लो -3। तो ये इसको फिर से हमें को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से कैलकुलेशन, एक दो आंसर मैच करा देते हैं और उसके बाद में आप कर सकते हो, उसमें कोई खास बुराई नहीं है, फॉर्मूले में बता दूंगा आपको। तो ध्यान से देखें, तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन 112.6, चलिए भाई चलिए जल्दी करो, हाँ। तो 112.6 को डिवाइड करेंगे हम कितने से, 5 से, तो आएगा 22.52। तो आएगा 22.52। और ये देखो, ये इसको चाहे 10 की पावर -2 तो ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2250, इसका मतलब लगभग जो वैल्यू आ रही है इसके साथ आ रही है ये। तो इसका मतलब है आर जो है वो 4 के साथ आएगा, आर जो 4 के साथ आएगा तो एक ही आंसर आ रहा है, ध्यान से देखें तो। और मैं कर सकता था ना इसको, देखो आर का मैंने क्यों किया, 1 4 3 5 इनके साथ अलग अलग वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। अच्छा और फॉर्मूला लिख दो, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट वो आएगा बेटा ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ आर बाई एल। तो ओमेगा आर कितनी आ रही थी, ओमेगा आर 10 की पावर 5 बट्टा क्वालिटी फैक्टर 2250। तो 2250 इसको जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। तो 2250 को डिवाइड कर देंगे, बोलो भाई कितने से, नहीं सॉरी 10 की पावर 5 यानी 1 लाख हो गए। 10 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे 2250, तो ये आएगा 44.44। इसका मतलब 44.4, ये एक देख लो। तो इसका मतलब है क्यू के साथ, क्यू 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 क्वालिटी फैक्टर के साथ 1 आ रहा है, तो देखो ये 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा पीक पावर डिसिपेटेड, पीक पावर आई स्क्वायर आर, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर बेटा आर ही होता है, जेड तो खत्म हो जाता है, मतलब जेड की फॉर्म में आर बचता है। तो आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर कितनी आएगी, ओहो आई स्क्वायर के लिए तुम्हें आई नोट की वैल्यू चाहिए। अच्छा आई नोट की वैल्यू ध्यान से देखो, हाँ बताओ आई नोट कितना है, आई नोट है बेटा वी नोट यानी 45 अपॉन आर, और आर का मतलब है 45 अपॉन 112.6। तो 45 को डिवाइड कर देते हैं इससे, और 45 को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखें 45 को डिवाइड करते हैं, 45 को डिवाइड कर दो 112.6 से, तो ये आएगी 0.39। ध्यान से देखें 0.39, ठीक है। 45 को से करते 0.399 3996 ऐसे करके कुछ आएगी, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको अगर लगभग बोलो तो इनटू इसको क्या कर दो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, बोलो कर दो कि नहीं कर दो। तो इसकी वैल्यू किसके आसपास आ जाएगी, पी की वैल्यू 3 400 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगी। तो इसको मिली के रूप में लिख देंगे तो लगभग 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके साथ चली जाएगी, तीसरे के साथ, ये लो 400। अब आपको क्या चाहिए, पीक पावर चाहिए, तो आई की वैल्यू कितनी लिख दो आप, 400 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर। और इतने सारे ऑप्शन मिल चुके हैं तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन बचेगा, वो भी मिल जाएगा। इसलिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन होता है, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अब अपने पास नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास 16 और ये वाला तो कर ही लिया, हाँ बिल्कुल ये कर लिया। तो लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो इसके ऑप्शन अलग से पढ़ेंगे अपन, ध्यान से सुनो। इस सवाल क्या है सुने, पहले पढ़े और इसके ऑप्शन जो है उसको बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ क्या कह रहा है कि एक थिन कंडक्टिंग रोड Mn है, ये रोड Mn कंडक्टिंग है
और वो मास 20 ग्राम, इसका मास 20 ग्राम है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर देर की, रेजिस्टेंस देर का 10 ओम, इज हेल्ड ऑन फ्रिक्शनलेस लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वर्टिकल रेल्स, ये पूरी की पूरी वर्टिकली कंडक्टिंग है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ सिस्टम, उसमें ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है। देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलरली डॉट क्रॉस के रूप में दिखा रखा है, रोड रेल डायग्राम है, रोड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट t=0, t=0 पे रोड को रिलीज किया जाता है, इट मूव्स डाउन अलोंग द रेल, नीचे चलती जाती, अज्यूम ए ड्रैग नेग्लिजिबल, मैच द फॉलोइंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा देखो, नीचे ऑप्शन ध्यान से देखना, ऑप्शन में बेटा पूछा अपने पास एट t=0 मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ t=0.2 सेकंड पे कुछ दे रखा है, तो हमें कोई टी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसको एनालाइज करना है और उसमें टी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, वही बात वापस अपने पास क्वेश्चंस जो है उसकी लैंग्वेज आपके पास है, मेरे पास पेपर में लिखी हुई है, क्योंकि स्पेस कम इसलिए मैं पेपर को यूज करूंगा। ध्यान से देखें, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब ये रोड किसी टाइम टी पर यहां होगी, उस समय इसकी अगर कंडीशन एनालाइज करें तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, क्या लग रहा होगा, mg, माइनस ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, सोच के देखो, ऊपर की तरफ इसे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F=ILB, तो ILB इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स को लिख सकता हूं mdv/dt, क्या ये मेरी एक इक्वेशन बनेगी किसी टाइम टी पे, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला, तो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू नेट फोर्स, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ, तो नेट फोर्स की इक्वेशन में यहाँ पे अगर लिख लेता हूं तो मेरे पास अब इस चीज को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे, तो आपके पास नेट फोर्स की इक्वेशन आपने लिख ली है, अब आगे बढ़ते हैं इस वाले में, कोई खास ज्यादा फर्क लेने की बात इसमें नहीं है। अच्छा ध्यान से देखो, ये आई क्या होगी, इस समय पर्टिकुलर ऐसे बन रहा होगा शायद यू, और जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा, और ये आर बन जाएगा, आर, हाँ सर बिल्कुल, तो इसमें जो आई आएगा पर्टिकुलर टाइम पे इस समय, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपको आई निकालना है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपको आई निकालना है, तो मुझे लगता है कि इस की वैल्यू जो है इस समय वो होगी BVL, इस समय रफ्तार अगर v है तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा BVL, तो आई क्या होगी BVL/R, बोल होगी कि नहीं होगी, अरे भाई आई तो यही होगी, कैसे होगी सर, अरे करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज इसने कितना दिया है भाई, आपका मूविंग मोशनल ईएमएफ है तो यही तो होगा, हाँ, तो अब इसको इसमें रख दो, तो mg माइनस आई की जगह रख देता हूं मैं BVL/R, और ये L इंटू बी इक्वल टू mdv/dt, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा अब ध्यान से देखो, mg माइनस ये बन गया B² L² V/R इक्वल टू m, ये dv/dt है भाई, mdv/dt, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो r को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा mgr माइनस B² L² V इक्वल टू mdv/dt इंटू बोलो क्या r, कॉमन मैंने एलसीएम ले रखा है, ठीक है, एलसीएम ले रखा है, ओके। अब एक काम करते हैं, v को इसके डिवाइड में कर दे, तो ध्यान से देखना mgr अपॉन B² L², ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस v, ठीक है, ओके, इक्वल टू mr अपॉन इस वाली चीज का मैं डिवाइड मार रहा हूं B² L² का, तो B² L² dv/dt, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखना, थोड़ा सा और नीचे लिख रहा हूं, क्या mgr अपॉन B² L² माइनस v इक्वल टू mr, आप कहीं सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्या कर रहे हैं, सच में बताऊं तो अगर आपको t टाइम पे वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, ये देखो ऑप्शन पूछा ना इसमें, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, पावर पूछा है, ये सारी चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ BVL, तो आपको v चाहिए बेटा किसी टाइम t पर, क्या चाहिए, v चाहिए किसी टाइम t पर, तो किसी टाइम t पर आपको क्या चाहिए, v चाहिए, इसलिए आपको ध्यान से रखना है कि इन सारी चीजों को कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये माइक जो था, ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन मेरे याद नहीं रहेगी क्योंकि मैं नया पेज ले रहा हूं, इसलिए इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, और ये इक्वेशन है mgr अपॉन B² V² माइनस v इक्वल टू mr और B² L² और dv/dt, ये इक्वेशन हमने लिख ली है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, नए पेज पे लेके जा रहा हूं, ध्यान रखें, ठीक है, ओके, तो इसको नए पेज पे लेके जाएंगे, हाँ
नहीं यहीं पकड़ लेते हैं, ठीक है, ओके, ये देखते हैं। अब थोड़ा छोटा कर दिया इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे पूरी पूरी, ठीक है। तो आइए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, एम जी, एक मिनट यहाँ से ले लेते हैं, एम जी आर, यस, हाँ, तो एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर और डीवी बाई डी टी। आप ध्यान से देखो बेटा, एम आर बी एल सब चीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं अलग से वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखना। हाँ, मैं एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। बी स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। बी स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं है, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर है, गलत लिख दिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एम की वैल्यू कितनी है बेटा, एम की वैल्यू 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। जी की वैल्यू 10 होगी, आर की वैल्यू भी 10 हो गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16, और एल की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, यानी 1/4 इंटू 1/4 मैंने उसमें लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, यूं कट गया और 1 2 3 ये कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो रियलिटी में इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। अच्छा, एम आर, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, एम आर अपॉन बी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो जी इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10। तो ध्यान से देखो, मैं वापस लिखता हूँ, एम की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 की घात -3, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो उसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो इंटू बोलो वही आर, आर कितना है 10, अपॉन वही आ रहा है 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो ये कट गया इससे, तो ये 0 से 0 कट गया, और 2 की घात 10, तो 2/10, तो ये वैल्यू कितनी बची 1/5 बची, ये वैल्यू कितनी बची 1/5, यानी इसकी वैल्यू कितनी बची 1/5। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, 2 माइनस वी इक्वल टू, ध्यान से देखें भाई, 2 माइनस वी वैल्यू रखें, 2 माइनस वी इक्वल टू मेरे पास ये बचा 1/5, ध्यान रहे क्या मैं ठीक कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो सर, डीवी बाई डी टी, ठीक है। और यहां से अब देखो, डीवी के डिवाइड में आ जाएगा 2 माइनस वी, और यहां से आ जाएगा बेटा 5 डी टी, बोला आया कि नहीं आया, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक। अब देखो t इक्वल टू 0 पे उसकी कोई रफ्तार नहीं थी, t इक्वल टू टी पे उसकी रफ्तार निकालेंगे, मान लो कितना v, तो ये कितना जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ वाले को, यहाँ वाले पोर्शन को मिटा देते हैं हम, तो यहाँ वाले पोर्शन को मिटाए, तो देखो ध्यान से देखना जल्दी से, वो आएगा बेटा ln 2 माइनस वी, इंटीग्रेशन आ जाएगा उसका, और चूंकि v की पावर माइनस है तो माइनस, और यहाँ जाएगा v से 0 इक्वल टू, वो बन जाएगा 5t, हाँ की ना, हाँ उसको इधर भेज दो, तो यहां से बन जाएगा ln 2 माइनस वी माइनस ln 2 इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा -5t, तो यहां से बन जाएगा ln 2 माइनस वी अपॉन 2 इक्वल टू -5t, और यहां से बन जाएगा 2 माइनस वी अपॉन 2 इक्वल टू e की पावर -5t, मैंने एंटीलॉग ले लिया है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा बेटा 2 माइनस वी इक्वल टू 2 माइनस v इक्वल टू, देखो 2 माइनस वी वहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2e की पावर -5t, और अब देखो v को इधर ले जाओ, तो ये v को इधर ले जाओगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस e की पावर -5t, ये मेरे पास ऑप्शन बन गया। तो बस यही मुझे चाहिए था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए थी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन टाइम ऑफ t आ गई। अब मैं बहुत सारे सवाल कर सकता हूं, तो देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मैं फिर से लिख लेता हूं, ये मेरा ऑप्शन आएगा 2 1 माइनस e की पावर -5t। इस वाले आगे फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सबको मिटा देता हूं, वापस ध्यान से देखें, ये तो मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आया है, वो आया है 1 माइनस e की पावर -5t। अब इस ऑप्शन को चेक करते हुए चलेंगे। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, टर्मिनल वेलोसिटी आती है t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट करोगे इसको, तो ये वैल्यू चीज 0 हो जाएगी बेटा, तो v की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो तो 5 आएगा, तो s के साथ तो 5 जोड़ेगा। अब देखो s के साथ 5 2 इस ऑप्शन में है, ठीक, हाँ सर। अच्छा और देखो, अच्छा आपको पता होगा एट t इक्वल टू 0.2 द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बेटा, BVL, हाँ सर। अच्छा BVL होता है, बहुत बढ़िया, B तो 4 है और L 1/4 है, हाँ V कितना है, अब V वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का ले 2 1 माइनस e 5, और टाइम 0.2 है, 0.2 है,
तो ध्यान से देखो 5 2 10 पॉइंट बनाया नहीं 1 आ गया तो e की पावर -1 तो 2 1 माइनस ये कितना बन गया 0.4 तो 0.4 को करेंगे तो 0.6 तो 0.6 को मतलब 1.2 तो 1.2 का मतलब p की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी p की वैल्यू कितनी आएगी 3 तो p की वैल्यू 3 आएगी मतलब इन दोनों में p की वैल्यू 3 आ रही है p की वैल्यू चेक नहीं करनी मुझे q चेक कर लेना चाहिए ठीक है मैग्नेटिक फोर्स होगा ILB कितना होगा ILB अब L और B की वैल्यू तो बेटा 1 है देख बार बार आ रही ना I की वैल्यू निकाल लेते हैं और I की वैल्यू कैसे होगी I की वैल्यू होगी BVL अपॉन R अब BVL की अपॉन वैल्यू कितनी आई है BVL की अपॉन 3 है 1.2 तो 1.2 आया है BVL और R की वैल्यू कितनी है R की वैल्यू है मुझे लग रहा है R की वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू आएगी 0.12 तो 0.12 ये आ रही 4 में तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई 0.12 तो 4 यानी R की वैल्यू Q की वैल्यू 4 आएगी इसका मतलब डी ऑप्शन होगा इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा डी क्योंकि 3 तो ऑप्शन मैच ही हो गए चौथा बच्चा है उसको अपन क्या कर सकते हैं वापस मैच कर सकते हैं बोलो क्लियर है क्या ठीक है तो ये अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन था तो और चेक कर लेते हैं इसके अलावा कुछ बचा है तो मुझे लगता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन हाँ नहीं है तो यही हमारे पास फिजिक्स पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन था ठीक है तो आई होप आपको सारा का सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा ठीक है तो बाकी पेपर 2 के लिए अपन अगली बार मिलते हैं थैंक यू